नमस्कार और प्रणाम आप सभी लोगों को। हम हैं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग अपने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम लोग एकदम पढ़ना एकदम चौचक तरीके से स्टार्ट करेंगे। 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है इसको एकदम फाड़ फूड़ करके रख देना है, बेस्ट एकदम कहते हैं ना बेहतरीन तरीके से जो है। अच्छा, अब यहाँ पर आते ही आपके मन में कुछ 2-3 तो डाउट आ गया होगा। सबसे पहले अपने ऊपर थोड़ा सा आते हैं, आपके दिमाग में होगा ये आज क्या चश्मा उस्मा पहन के एकदम फैशन वैशन मार रहे हैं, यहाँ पर स्टाइल मार रहे हैं। स्टाइल मारने के लिए नहीं आए हैं, आज जो है मोटरसाइकिल चला रहे थे, एकाएक जो है हाड़ा आया, चौचक फुलाया हुआ है आँख हमारा। तो अभी निकाल देंगे ना तो एकदम आँख दिखेगा भी नहीं हमारा। तो अब मजबूरी में क्या करें, समझिए पहनना पड़ रहा है। बस ये है, आज के बाद नहीं लौकेगा, उम्मीद है हाड़ा फिर ना काटे। अब समय पे देना भी था। पहली चीज़ ये, तो इसको साइड में रखते हैं। अब दूसरा चीज़ जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है हम लोग को 12 का पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। तो अब पॉलिटिकल साइंस में क्या है, चैप्टर है भैया, हैं चैप्टर है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी से स्टार्ट हो रहा है। और आप थंबनेल पर देख करके आए हैं कि चैप्टर पढ़ने से पहले जरूर देखें इंट्रोडक्शन टू क्लास 12th बेस्ट लेक्चर टू अंडरस्टैंड कोल्ड वॉर एंड बायपोलैरिटी। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ करके ये वाले लाइन पे बहुत तगड़े तरीके से फोकस कर लीजिएगा। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो कि आगे बढ़ने से पहले ही आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले देखिए, एक नॉर्मल सा हमारा एक दिमाग में एक घर कर गया है कि कोई भी चीज़ का इंट्रोडक्शन हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस है, तो हम इंट्रोडक्शन में उनका इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। आपको क्या है, जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ना निकल जाना है, जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ना निकल जाना, ये हमारी आदत बनी हुई है। यहाँ पर यह आपको आदत तोड़ना पड़ेगा, स्पेशली क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस में, और वो भी आपके इस साल में 2022 से 2023 के लिए। तो ये वाला सिस्टम तोड़ना ही पड़ेगा। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो जो नहीं देखेगा इसको बिल्कुल लेक्चर की तरह ट्रीट करना है। अभी आप तुरंत कॉपी किताब निकाल लीजिए, पॉज करिए वीडियो को, साथ में कॉपी किताब लेकर के बैठेंगे हमारे साथ। जैसे जैसे जो चीज़ हम लिखते चलेंगे वैसे वैसे आपको अपने कॉपी में उतारना है। एक चीज़ समझिए, आपके साथ क्या है कि ये जो आपका किताब है 2 क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक्स हैं। एक बुक जो है वो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझाएगा। इस किताब, ये जो किताब देख रहे हैं ना, ये पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, कंटेम्पररी आते हैं उस पे। ये जो किताब देख रहे हैं ये आपके इंडियन पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, आज़ादी के बाद। इसमें आप पढ़ेंगे पूरे दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें पढ़ेंगे भारत का पॉलिटिकल सिस्टम आज़ादी के बाद। एक चीज़ क्लियर कर दी है। अच्छा, तो भैया हमको ये ज़रूरत क्या है इस इंट्रोडक्शन के लेक्चर का, समझिए। आपके साथ क्या हुआ है कि जब आप कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ते हो, कंटेम्पररी का मतलब, चलो हमको ये पता है कि नहीं भाई दुनिया के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड लिखा है तो भैया वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ना होगा। भैया कंटेम्पररी क्या है ससुरा? कंटेम्पररी मतलब होता है मॉडर्न, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ना है। अच्छा ठीक, मतलब हमको पुराना उराना नहीं पढ़ना है, नया नया मॉडर्न पढ़ना है। तो मॉडर्न कब से स्टार्ट होता है, समझिएगा मेरे बात को, मैं अभी इंट्रोडक्शन पे आऊँगा, इस चीज़ को समझिएगा। आपको मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ना है, तो मॉडर्न क्या 2022 वाला है? हमको पता कैसे चलेगा भाई कि मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स कब से स्टार्ट होता है? मॉडर्न क्या 2000 वाला है? मॉडर्न क्या 1990 वाला है? मॉडर्न क्या 1800 से पढ़ना है? यही है, यहीं से आप मात ये खा जाते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो स्टार्ट होती है वो होती है कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको अजीब लगेगा लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है। सपोज करिए एक वर्ल्ड वॉर हुआ, दुनिया भर में एक वर्ल्ड वॉर, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नोट करते चलिएगा। सपोज करिए वर्ल्ड में, ये पूरी दुनिया है, दुनिया में एक वर्ल्ड वॉर हुआ, धाए धुई खूब। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, धाए धुई खूब। इसके बाद ये तीसरा वॉर जो हमें थोड़ा सा पहली बार आपको लगेगा सुन रहे हैं, वो है कोल्ड वॉर। क्या है, कैसे आप जानते? इसके लिए सबसे पहला चैप्टर जो आपके इस किताब में, ये जो आपका कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला किताब है, सबसे पहला चैप्टर इसमें आपका कोल्ड वॉर के बारे में है। लेकिन इस बार तो सिलेबस से डिलीट हो गया, तो हम तो डायरेक्ट क्या पढ़ लेते, एंड ऑफ बायपोलैरिटी। अब इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और आपको समझ में आएगा। अगर आप इसको स्किप करते तो कितनी बड़ी गलती करते और कितना चीजें नहीं समझ में आती। अच्छा देखिए, सीन को समझिए। हमें क्या पढ़ना है, 2 किताबें हैं, एक में मैं पढ़ रहा हूं वर्ल्ड के बारे में, दूसरे में मैं पढ़ रहा हूं इंडिया के बारे में। अच्छा, तो अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड से, तो अभी इंडिया का बात छोड़ते हैं, हम आते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। ठीक, अब सीन को समझो।
वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक वर्ड जुड़ा है, वो वर्ड का नाम है आपके किताब में क्या, कंटेम्पररी। क्या है, कंटेम्पररी, कि हमें पढ़नी है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पूरी किताब आप देख रहे हैं, इस किताब में आप पढ़ेंगे कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, जिसका मतलब होता है मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छा ठीक है भैया, मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ लेंगे, लेकिन एंशिएंट हुआ होगा, मिडिवल हुआ होगा, मॉडर्न वर्ल्ड हुआ होगा, तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये मॉडर्न वर्ल्ड वाला पॉलिटिक्स स्टार्ट कब से हुआ? क्या हम इसको सन 2000 से पढ़ेंगे, मतलब 2022 वाला जो राजनीति है वो मॉडर्न वर्ल्ड है? क्या सन 2000 वाला राजनीति मॉडर्न वर्ल्ड है? क्या सन 1990 से जो राजनीति स्टार्ट हुई वो मॉडर्न वर्ल्ड है? इसको समझने के लिए ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है वो होती है कब? कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। किसके खत्म होने के बाद? कोल्ड वॉर जब खत्म होता है तब से हम मानते हैं कि जो हमारी पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई वो कहलाती है मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा ये यार ये कोल्ड वॉर क्या है, आपके दिमाग में सारे कंफ्यूजन इस वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएंगे और आपको एकदम आनंद आ जाएगा। समझिएगा क्या है, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ऐसे ही दुनिया भर में एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम था कोल्ड वॉर। चूंकि पहला चैप्टर तो आपको डिलीट कर दिया गया है तो आप इस बार नहीं पढ़ने जाओगे कोल्ड वॉर क्या होता है। अब सोचो कि जिस वॉर के अंत होने के बाद, जिस वॉर के अंत होने के बाद आपकी पूरी किताब में जो है वो स्टार्ट हो रहा है और आप वो वॉर के बारे में ही नहीं जानेंगे तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा, ये पहली चीज। दूसरी क्या, अभी जो है इस पे आए कैसे हम, मतलब हम इसको फील कैसे करें, शुरू से सारे कड़ी को कनेक्ट कैसे करें, इसके ऊपर चर्चा करना है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई आपको कि मॉडर्न वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को हम पढ़ेंगे। वो मॉडर्न वर्ल्ड कब से स्टार्ट हो रहा है? जब दुनिया में कोल्ड वॉर खत्म होता है। ठीक, चलिए कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो पॉलिटिक्स है वो हम पढ़ेंगे। अब कोल्ड वॉर क्या है? अब कोल्ड वॉर को समझने के लिए समझना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कैसे कैसे कनेक्ट होते आता है, कैसे कैसे ये वॉर का पूरा सिस्टम होता है, और इसके बाद की पॉलिटिक्स। तो हम कहते हैं, हम आपको हमेशा हिस्ट्री भी पढ़ाए तो हिस्ट्री के लिए 2 स्पेशल वीडियो रखे थे जीरो से, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा रहे हैं, ये वही ब्रह्मास्त्र वीडियो है जो आपको जीरो से समझाएगा। तो अब चलते हैं आपको पीछे लेकर के और आपको समझाते हैं कहाँ से, पूरा का पूरा जीरो से, और जीरो से लेकर के आते हैं आपको यहाँ पर आपके कंटेम्पररी वर्ल्ड में, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड में। तो गुरु मॉडर्न से एंशिएंट में तो चलना पड़ेगा, तब ना कड़ी को जुड़ेगी। तो अब सबसे पहले आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं, देखिए सीन समझते रहिएगा बहुत ही बेसिक है, 5 मिनट में हम कनेक्ट कर लेंगे। ये है हमारी दुनिया, पूरी की पूरी आपकी दुनिया, ठीक है, ये ना है आपका वर्ल्ड। अब देखो, हम हिस्ट्री पढ़े थे, हिस्ट्री पढ़े थे ना आप लोग। हिस्ट्री में हम लोग क्या देखे थे, ये दुनिया बनी, क्या बनी, ये दुनिया बन गई। अच्छा ठीक है भैया, ये दुनिया बन गई, आज के समय में दुनिया आपकी ऐसी है। ठीक, ये दुनिया स्टार्ट हुई थी हिस्ट्री से। कैसे स्टार्ट हुई थी हम आपको ये समझाते हैं, बहुत ध्यान से आप समझते हुए चलेंगे शुरू से। देखिए सीन कुछ इस इतिहास का इस प्रकार हुआ था कि जब धरती बनी गुरु, इंसान बने, इंसान पहले जंगली जानवर, धीरे धीरे सभ्य होना स्टार्ट किए। मैं क्लास 11th की पूरी कहानी आपको 2 मिनट में सुनाने वाला हूँ, आपको पता भी है, आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो मनुष्य जो है खाना बदोश, खाने मारने काटने कोई नियम कानून नहीं, कुछ नहीं था। धीरे धीरे सभ्य होना चालू किए, खेती करना चालू किए। जब खेती करने लगे तो इनको बुद्धि आया, ये बसना स्टार्ट कर दिए। बसना मतलब समझते हैं, घर बनाए, 20 लोग, 100 लोग, 150, 200 लोग आकर के एक जगह बसना स्टार्ट हुआ। और जैसे ही वो बसना स्टार्ट किए, सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गए। तभी आप पढ़ते हैं सभ्यताओं के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में। तो जैसे मनुष्य कैसा था, अब कैसा बन गया, थोड़ा सा बढ़िया हो गया, थोड़ा सा डेवलप हो गया, तो वो बसना स्टार्ट कर दिया, यहीं से सिविलाइजेशन। अब मेरी बात को समझिएगा, पॉलिटिकल साइंस को क्या कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। अब मेरे बात को बहुत ध्यान समझिएगा। तो ये जो आपका मनुष्य था, ये तो पहले एकदम बंदरों की तरह, कोई बुद्धि नहीं। ये जैसे जैसे मॉडर्न होता गया, समझिएगा, ये जैसे जैसे मॉडर्न होता गया, ये कई सारे मनुष्य एक जगह आकर के रहना स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे लोग। तो ये क्या बन गई, सभ्यताएं बन गई। क्या बन गई, सभ्यता बन गई। अच्छा, अब एक चीज आप जानते हैं
कि एक जंगल में जो जानवर होते हैं, कोई नियम कानून नहीं होता है जंगल में। जंगल में कोई नियम कानून होता है, तरह तरह के जानवर होते हैं, जिसको मन उसको फाड़ के खा जा रहा है। तो आप एक बात को समझो, जहां कई झुंड में एक इंसान रह रहे हैं, बहुत सारे इंसान रह रहे हैं, 100-150 इंसान, चाहे बहुत सारा टोली रह रहा है, तो वहां पर सब कितना अजीब गरीब होगा। सब अपने मन के रहेंगे, जौने के धरे तौने के ऊंचा मारे, जिसका धरे उसको लूट लिए, लूटपाट कर लिए, मतलब एक त्रस्त स्थिति चलेगी, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज उसी तरफ से क्या होगा, 100 इंसान में से एक एकदम बरियार होगा, बुद्धिमान होगा, तेज तर्रार होगा, तो कोई मिल गया उसको धरेगा, क्या है, हमारा काम करो, तो हमारा काम करो। यहीं से जो मतलब एक अपने आप को काबिल बनने लगा, बरियार है एकदम, वो हट्टा खट्टा है, बुद्धि से है, हर चीज से वो तेज तर्रार है। तो ये 100-150 के ग्रुप में से कोई एक बंदा निकल आया, एक बंदे को जो है चुल मचा कि नहीं यार, ओहो हमको तो इन सबको देखना ताकना है ना, हक जमाने लगेगा। क्या जमाने लगेगा? हक जमाने लगा। तो देखो ये जो जानवर जैसा था, अब उनमें सभ्य बन गए, सभ्यताएं आ गई, कई सारे लोग मिलकर के रहने लगे, इनमें से ही एक अपने आप को काबिल बनेगा, और यही भविष्य में जाकर के क्या बनता है? राजा। क्या बनता है? राजा। अब इसको क्या करना है? वही केजीएफ के रॉकी भाई नियर, अपन राज करेंगे। क्या करेंगे? राज करेंगे। इसके दिमाग में आ गया, चुल मचा इसके दिमाग में आ गया, राज करेंगे। और जैसे ही दिमाग में आएगा गुरु राज, जैसे ही दिमाग में आया राज करना है, तो ये बन गया क्या? राजा। ये उसकी क्या बन गई? प्रजा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे आप, थोड़ा सा मतलब अजीब लगेगा, लेकिन अभी आप ट्रैक पे आ जाओगे, सुनते रहना। ये बन गया राजा। इसके दिमाग में जैसे आया कि नहीं यार, ये तो 100-200 पे मुझे राज करना है, मेरी बात को सब मानेंगे, मैं बलवान हूँ, बरियार हूँ, बुद्धिमान हूँ, हर चीज हूँ, इन सबको मेरा बात मानना चाहिए। वहीं से राज करने का सिस्टम आया। राज जो करेगा वो राजा कहलाएगा, ये सिस्टम आया। तो अगर ये राजा कहलाएगा तो ये पूरी टोली जो है प्रजा कहलाएगी। अब समय बीतता चला गया, एक बंदा राज कर रहा है, राज कर रहा है, राज कर रहा है। क्या किसी को और दूसरे को चुल्ल नहीं मचेगा कि यह इसका जिंदगी देखो, जिंदगी हो तो ऐसी हो, हैं, हमको भी बनना है। दूसरा सोचेगा हमको भी बनना है, तीसरा सोचेगा हमको भी बनना है। तो अब क्या हुआ कि ये प्रजा चलते आ रही थी, एक समय तक इनमें से अब कई लोगों को चुल्ल मच गया कि नहीं, हमको भी राजा बनना है, हमको भी राजा बनना है, हमको भी राजा बनना है, प्रजा पे राज करना है। अब एक बात को समझिए, जब किसी एरिया पे किसी एक व्यक्ति को राज करना होगा तो उसको कुछ अपने नियम कानून बनाने पड़ेंगे, तभी ना, नहीं तो कुल तो भैया अपने मतलब मैं तू राजा हो, बस बाढ़ से मारेंगे, राजा नहीं घंटा हो, हम तुमको कुछ नहीं जानते। अब जब एक राजा है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी प्रजा पे, तो वो राजा कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे रेगुलेशंस अप्लाई करेगा अपने प्रजा के ऊपर, जिसमें कौनो ढेर चालाकी ना करें, कुल कंट्रोल में रहें, एक नियम कानून होगा, कुछ वो राजा जो है कुछ नीतियां अपनाने लगेगा। समझ रहे हैं बात को? वो राजा क्या करेगा? कुछ अपनी नीतियां अपनाने लगेगा अपनी प्रजा को चलाने के लिए। और वो जो नीति होती है गुरु, नीति मतलब समझते हो? वो जो नीतियां होती हैं क्या करने के लिए? राज करने के लिए। वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है आपके राजनीति। समझ रहे हैं? वहीं से एक तरीके का भाव आ जाता है राजनीति से रिलेटेड, कि मतलब कुछ राज करने के लिए कुछ नीतियां होंगी। अब ये नीतियां अलग अलग किस्म की हैं, बहुत सारी नीतियां इस प्रकार से हैं, इसको कैसे हटाना है। अब ये जो 3 लोग हैं ये अपने आप में कुछ नीतियां बनाएंगे कि हमको उस जगह पहुंचना है। एक राजा अपने आप में कुछ नीतियां बनाएगा कि प्रजा को कैसे कंट्रोल करना है। कुल मिलाकर के बात ये समझिए, हमको इससे नहीं मतलब है राजनीति क्या है कैसे है, हमको ये समझने से मतलब है कि इंसान जैसा था अब उसके अंदर ये राज करने का भाव आ गया, और जैसे ही इंसान के अंदर ये राज करने का भाव आ जाता है वैसे ही ये सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है राजनीति का। मेरी बात को समझिएगा, ऐसे ही यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? राजनीति स्टार्ट हो जाती है। जंगल में भी यही सिस्टम, इंसानों में भी यही सिस्टम, अपना एक राज करने की कुछ नीतियाँ हैं। तो यहाँ से तो बिगिनिंग हो गया, यहाँ से तो पॉलिटिक्स का बिगिनिंग हो गया। अब ये 3 अपना कुछ ना कुछ बुद्धि लगाएंगे कि अरे यार इसको धय के जहर दे देते हैं, इसको खीर खिला देते हैं, इसको धक्का दे देते हैं, इसको इसके मम्मा से मरवा देते हैं, कुछ भी, बहुत सारी नीतियाँ होंगी, बहुत सारी नीतियां होंगी। तो यहां से तो बिगिनिंग हो गया राजनीति का। अभी आप सुनो। अच्छा, अब जहां से राजनीति तो स्टार्ट हो गई, ठीक है,
यही मनुष्य में से कुछ लोग राजनीति करने लगे। ठीक, अब समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। यहां पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजनीति ये वाला अब समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, मनुष्य धीरे 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 विकसित होता जा रहा है, विकसित होता जा रहा है, और अब एक बहुत बड़ा हिस्सा इस राजनीति में जुड़ती है। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बड़ा हिस्सा इस राजनीति में जुड़ती है, वो आ जाता है आपका धर्म, रिलीजन। क्या आ जाता है? रिलीजन। आप अपने क्लास 11th के एक बार हिस्ट्री को थोड़ा सा दोहराएं तो आप देखेंगे मनुष्य कैसे कैसे सभ्य होता गया, और वहीं से राइज ऑफ इस्लाम हुआ था कि नहीं हुआ था, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स हुआ था कि नहीं हुआ था, नोमैडिक एम्पायर्स में आप पहले देखें कि कैसे एक राजा प्रजा को कंट्रोल करना चाह रहा था, जीतना चाह रहा था, ये हड़पना, वो हड़पना, ऐसे हड़पना, ऐसे हड़पना। वहां से तो राजनीति स्टार्ट हो गई। अब ये राजनीति और खतरनाक कब बनती है? जब राजनीति और धर्म का ये मिलन होता है। समझिएगा गुरु बहुत ध्यान से। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में, ये मनुष्य का प्यारा सा जीवन, मनुष्य के जीवन में धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होने लगा। अभी तक इंपॉर्टेंट क्या था? अगर हम आपसे पूछें कि बताओ मनुष्य जब पैदा हुआ तो उसके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी, तो आप बोलेंगे खाना। वो खाना कुछ भी हो सकता है, वो खाना उसके चच्चा भी हो सकते हैं, उसके चाची भी हो सकते हैं, उसका भतीजा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे सभ्य हुआ तो उसकी सबसे जरूरत चीज हो गई खेती। जैसे जैसे सभ्य होता गया उसकी जरूरतें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, इंटरेस्ट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो मनुष्य जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब उसको ये समझने आता है, ये समझ में आने लगता है कि हम यार इतने अच्छे हो गए, हम बन्नर से इंसान बन गए। ऊपर वाला है, क्या है? ऊपर वाला है जो हमसे ये सब करवा रहा है या हम लोग का देखभाल कर रहा है। कोई ना कोई तो है बनाने वाला संसार को। धर्म। सब अपने अपने ईश्वर को मानना स्टार्ट कर दिए। हम मानते हैं कि हमको ये बनाए, कोई और मानता है हमको ये बनाए, कोई और मानता है, मतलब सबकी अपनी अपनी अलग अलग मानवताएं आ गई। मेरे बात को ध्यान समझिए। अब मनुष्य के जीवन में रिलीजियन जो है वो आ गया। अब भाई मनुष्य अलग अलग, सबका मानवता अलग अलग। अब राजा को राज करना है। राजा के दिमाग में क्या है? हमें हड़पना है, हमें उस क्षेत्र को हड़पना है, हमको इस क्षेत्र को हड़पना है, हमको उस क्षेत्र को हड़पना है। अब देखिए क्या है सिस्टम। यहां पर इंसान के जीवन में धर्म आ गया, और धर्म ऐसा वैसा नहीं, धर्म जैसे ही आया ना तो सब लोग चाहने लगा कि नहीं भाई मेरी कम्युनिटी, मेरा धर्म। अब जैसे देखो यार, मेरी मानवता ये है, सपोज करो मेरी मानवता ये है कि आपको ऑनलाइन पढ़ के नोट्स बनाना चाहिए। बात को समझना, आपको ऑनलाइन पढ़ के नोट्स बनाना चाहिए। एक बंदा आया, जरूरी थोड़ी ना है उसको समझ में आया कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, बोलेगा नहीं हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, नहीं हम नोट्स नहीं बनाएंगे, नहीं हम वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। हमारी मानवता अलग, उसकी मानवता अलग। तो अब हम ये चाहेंगे कि नहीं मेरे साथ उतने बच्चे जुड़े जो चाहते हैं कि नोट्स बनाना हो, यानी कि मैं अपने धारणा को फॉलो करूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि नहीं भाई मेरी धारणा सच हो और जितने लोग हैं वो सब मेरे वाले भाव को समझें, उसके नहीं समझें। तो अब जैसे सपोज करो मेरा धर्म, अभी मैं मानव जीवन पे हूं, किसी एक को लगा कि नहीं भाई हम ऐसे पैदा हुए, हम इनको मानेंगे, तो अब वो व्यक्ति अपने भाव को हजारों लोग को फैलाना चाहेगा। वो चाहेगा कि इस बात को बहुत सारे लोग माने। हो सकता है हमारे आया, हम मना रहे नहीं माना, हम मना रहे नहीं माना कि तुम ऐसे आओ, इनको मानो, नहीं माना। हो सकता है हम भूख दिए, ले मत मान। 4 लोग डर गए। 4 लोग क्या हुए? डर गए। अरे नहीं मार देगा, मानो भाई यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। कोई ऐसा भी मिलेगा कि मानो, नहीं तो चक्कू भोंक देंगे। तो बोला कि तुम मानो, नहीं तो हम भी भोंक देंगे। विवाद स्टार्ट। धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य के जीवन में ये धर्म एक तगड़ा पॉइंट लेने लगा। अब राजा जो था वो देखो ऐसे ही चालाक होता है, बहुत तगड़ा दिमाग, सातिर दिमाग होता है राजा का। अब जान रहा है कि इंसान के जीवन में धर्म बहुत चौचक हो गया। अब राजा क्या करने लगेगा ना, अपनी राजनीति संभालने के लिए, अपने राज करने के लिए, प्रजा के ऊपर वो मजा जो शासन कर रहा है वो बरकरार रखने। राजा को घंटा मतलब है दुनियादारी से। राजा को क्या मतलब है? राजा को ये मतलब है, चाहे वो कोई भी समय का राजा हो, राजा को ये मतलब है उसकी सत्ता बरकरार रहे, भरपूर राज करता रहे। उसको घंटा से नहीं परवाह कि वो किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। और यहीं से ये जो राजा लोग हैं इनको समझ में आया कि यार इंसान के जीवन में धर्म बहुत तगड़ा मैटर करता है। अब हम इस धर्म को एक शस्त्र बनाएंगे जीतने के लिए, राज करने के लिए। और यहीं से एक डेडली कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है गुरु, राजनीति और धर्म के मिलन का।
समझ रहे हो? यहीं से एक डेड जो आज तक इफेक्टिव है, आज तक इफेक्टिव है, अभी भी आप देख रहे हैं जातिवाद, धर्मवाद, ये सब आज तक जो है वही एकदम इफेक्टिव है भयंकर तरीके से। और यहीं पर एक इतिहास से ही तगड़ा मोड़ लेता है, डेडली कॉम्बिनेशन होता है। जैसे सपोज करो मैं एकदम भयंकर धर्म को मानने वाला, ठीक है, और एकदम कट्टर टाइप है कि नहीं हम ये मानते हैं तो मानते हैं। अब हम कितने हैं? बहुत हैं। अब हम देखो इस समय तो क्या सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम है, भरमा ले रहे हैं अलग अलग कम्युनिटी को, नहीं भाई तुम हमारे हो हमको वोट दे दो। उस समय क्या था, राजा को इससे नहीं मतलब है। एक मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, हमारे पॉलिटिकल साइंस पे आप सोचेंगे कि मैं हिस्ट्री में क्यों कूदा हूं मित्र, ये 1 घंटा लगेगा लेकिन बहुत सही चीज को हम सटीक तरीके पे आएंगे, मेरी बात को बस सुनते चलिएगा। देखिए आज के समय में क्या है सिस्टम, वोटिंग है, फलाना ठिकाना है, हमको मान्यता है। तब जो राजा है इन द सेंस पॉलिटिकल रीडर जो है वो क्या कर रहा है, हम लोगों को भरमा रहा है कि देखो धर्म ऐसे ऐसे करो, ये वैसे वैसे करो, ये तोड़ फोड़ करके उसको राजा बनना है भाई। अच्छा ठीक, अलग चीज, हमसे उनसे मतलब है। लेकिन ये पहले के जमाने के जो राजा थे उनको प्रजा से घंटा से मतलब नहीं था। उनको क्या मतलब था, मैं एक जगह का राजा हूं, मुझे वो वाला एरिया कब्जाना है। तो अब वो वाले राजा के पास बहुत तगड़ी प्रजा है, अब हमको क्या करना होगा, उसके प्रजा से युद्ध करना होगा। युद्ध करने के लिए जोश कहां से चाहिए, युद्ध करने के लिए सैनिक को कैसे प्रोत्साहित करें। तो अब राजा को लगा कि नहीं भाई, इंसान को तो मान लो हम पैसा दे रहे हैं नहीं मान रहा है, गेहूं चावल दे रहे हैं नहीं मान रहा है, इसके क्या करो ना, इमोशन को पकड़ लो। जैसे हम आए, हमको बोला कि तुमको हम 10 लाख रुपया देंगे, जाकर के लड़ो, उससे उसको मार के उसका घर हमको हथिया के दे तो भाई हमको लगेगा ना कि नहीं जो जा रहा है वो सर्वा मर जा रहा है, तो अपने जीवन का मोह होगा, तो हम बोलेंगे नहीं 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 हम नहीं जाएंगे। तो अब राजा लोग क्या सोचे कि इनका इमोशन है धर्म, इनके धर्म को हम इस्तेमाल करते हैं, इसको एक हथियार बनाते हैं। तो अब वो लगे अपना एकदम एक तरीके से बुद्धि देने, हमारे धर्म में फलाने ठिकाने है, अगर तुम उससे लड़ोगे, अगर तुम धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, धर्म का प्रचार प्रसार उस राजा का भी एक तरीके से क्षेत्र फैल रहा है, इसका प्रचार प्रसार करोगे, उससे लड़ोगे तो तुमको जाकर के स्वर्ग नसीब होगा। समझ रहे हैं, तुमको जाकर के स्वर्ग में हाई मिलेगा, हाउ मिलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, स्वर्ग जाओगे, यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे। तो धर्म का इस्तेमाल करके राजा बहुत तगड़ा खोपड़ी लगाया और ऐसे ऐसे करके विवाद छिड़ता गया और आदमी कटता गया, मरता गया, कटता गया, मरता गया। मजा कौन ले रहा है? राजा। ये मैं जीवन देख रहा हूं किसका? मनुष्य का। ये मनुष्य का जीवन चल रहा था, समझिएगा, मनुष्य का जीवन चल रहा था। कहां वो नंगा भूखा काटने को दौड़ रहा था, अभी क्या है इतना बुद्धि आ गया, ठीक है, धर्म को मान रहा है, उस धर्म को मानने के लिए अंधभक्त हो गए। देखो एक ऐसा समय आता है आपके मनुष्य के जीवन में कि वो धर्म के प्रति अंधभक्त था, समझ रहे हैं, एकदम अंधाधुन, उसको कोई मतलब नहीं, उसको कोई विकास करने का जरूरत नहीं है अपने आप को, वो केवल धर्म को मानता था। और धर्म के वजह से जितने राजा लोग थे इस व्यक्ति को इस्तेमाल करते थे और झगड़ा लड़ाई करते थे, और इसमें कटते जा रहे हैं, हजारों लोग कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। अच्छा ठीक, ये हो रहा है, यानी कि अभी सिस्टम एक ऐसी दुनिया में आप लोग हैं, आप लोग को ले गए थे सैर करवाते, शुरू से ला रहे हैं, अभी कैसी दुनिया बन गई हिस्ट्री में हम लोग, अभी ऐसी दुनिया बन गई कि राजा धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, प्रजा को एकदम भिड़ाए हुए है, सब परेशान है, सब कटने मरने के लिए परेशान है, ये सीन है। ठीक, चलो अब ऐसा ही जीवन चलता रहता है, ऐसे जीवन चलता रहता है, चलता रहता है, सब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मजा कौन ले रहा है? राजा। ये जीवन चलता रहा है, ठीक, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, अलग अलग रिलीजन अपना अलग अलग लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। अब एक समय आता है पूरे इतिहास में, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिए, अभी ये सीन था धर्म की वजह से झगड़ा वगैरह, ठीक है, चल रहा था। हम अभी कुछ आगे बढ़े इंसानों की जर्नी में, एक ऐसा समय आता है जिसको आप क्लास 11th में पढ़े हैं, ये धर्म और रिलीजियन के खूब टक्कर के बाद एक ऐसा समय आता है जिसको आप लोग इतिहास में पढ़े हैं, उस समय का नाम है रेजिनेंस। क्या नाम है? रेजिनेंस। और अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो उसको कहते हैं पुनः जागरण। मात्रा स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। तो अब इतिहास के समय एक बहुत टर्निंग पॉइंट आती है, याद है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, ये वाला चैप्टर आप लोग 11th में पढ़े थे। इतिहास में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर पुनर्जागरण होता है, रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस होता है, पुनर्जागरण होता है। अब यहां से क्या है, इस रेजोनेंस का मतलब क्या था? अब एक ऐसा समय आ गया जहां पर एक व्यक्ति देख रहा था कि यार ये लोग धर्म की वजह से इतना लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, साला फायदा हो रहा है राजा को, वो अपना खा पी के एकदम मस्त है, कट रहे हैं, मर रहे हैं लोग, और विकास हमारा कुछ हो नहीं रहा है, हम कुछ सीख उख नहीं पा रहे हैं, हम एकदम कैसा मनुष्य है जी,
कुछ कर नहीं पा रहा है। तो अब काफी लोग सोचे कि नहीं, धर्म हमारी प्रायोरिटी नहीं है। समझना, ये बदलाव हो रहा है मनुष्य के जीवन में। अभी हम लोग जीवन की प्रायोरिटी, स्टार्टिंग की प्रायोरिटी क्या थी मनुष्य की? खाना। धीरे 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 धर्म पे आया, बदलाव होते जा रहा है। अब मनुष्य सोचा कि नहीं यार, धर्म हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमको अपने आप को डेवलप करना है। क्या करना है? डेवलप करना है। और जैसे मनुष्य के अंदर ये बुद्धि आती है कि नहीं मुझे अपने डेवलप करना है, हमको विकास करना है, ये राजा लोग के चक्कर में, धर्म लोग के चक्कर में हमको लड़ना उड़ना नहीं है, और समय बदलता है तो वो क्या करता है? पढ़ना स्टार्ट करता है, नॉलेज लेना स्टार्ट करता है। अब नॉलेज लेगा तो जरूरत के लिए आविष्कार करना स्टार्ट करता है, नई नई थ्योरीज बनती हैं, नए नए टेक्निक्स बनते हैं, नए नए आर्ट एंड कल्चर बनते हैं, नई नई मतलब तरह तरह की चीजें में विकास होने लगता है, जो कि आप पढ़ते हैं पुनर्जागरण। क्या कहते हैं उसको? पुनः जागरण जो है कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अब यहां से मनुष्य का जीवन एक गजब टर्निंग पॉइंट लेता है। मनुष्य अब रुचि रखता है कला के क्षेत्र में। मनुष्य अब रुचि धर्म पे था पहले रुचि, लेकिन अब बदल गया। अब किस पे रखता है? राजनीति। लेकिन चलते आ रही है, अभी मैं आऊंगा, राजनीति अभी चलते आ रही है। अभी मनुष्य का प्रायोरिटी बदल गया, नॉलेज। दे विल गेन नॉलेज। नॉलेज हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट्स हो गए, राइटिंग हो गई, बुक हो गया। ये आप देखो यहाँ पर सीन, जब चेंजेस आया, कितने तगड़े तगड़े कलाकृतियां बनाने लगे, नॉलेज गेन करने लगे, नए नए इन्वेंशंस करने लगे। ठीक, ये पीरियड आ गया। यानी कि अब मनुष्य क्या हो गया? विकास करने के समय आ गया। कैसे कैसे धड़ाधड़ नए नए इन्वेंशंस होते रहे, नए नए इन्वेंशंस होते रहे। हिस्ट्री हमारी ऐसी प्यारी सी चलती आ रही है। हिस्ट्री क्या हो रही है? हमारी प्यारी सी चलते आ रही है। अच्छा, एक चीज समझना, इन्वेंशन हो रहे हैं, लेकिन राज करने का तरीका, राजा तो चलते आ रहे हैं ना भाई। राजा को क्या बोलोगे आप? मोनार्किज्म। मेरे बात को समझना, मोनार्किज्म यानी कि राजा, राजतंत्र बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? राजतंत्र। मेरी बात को समझना, अभी क्या हुआ कि राजा लोग तो अपना राज करते आ रहे हैं, लेकिन मनुष्य थोड़ा सा चालाक हो गया कि वो उनके चक्कर में ना पड़ के विकास के क्षेत्र में पढ़ने लगा, नॉलेज के क्षेत्र में पढ़ने लगा, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दिया। ठीक है, तो काफी सारे इन्वेंशंस हो गए, काफी सारे इन्वेंशंस हो गए। अब ये देखो, दो पटरी चल रही है। राजा का सिस्टम तो चल रहा है, यानी कि मोनार्किज्म तो चल रहा है, राजतंत्र चलते आ रहा है, तो राजनीति तो चलती आ रही है गुरु। लेकिन मनुष्य थोड़ा सा सभ्य हो गया, चालाक हो गया, पढ़ने लगा, नॉलेज गेन किया, इन्वेंशन करने लगा। ठीक है, अब एक पूरे दुनिया का एक ऐसा समय आ गया है कि वो लोग इन्वेंशन से भरपूर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भरपूर हैं, तो वो लोग इंडस्ट्रीज बनाना स्टार्ट की। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। अब एक बात बताओ, पुनः जागरण के बाद मनुष्य तो चालाक हो गया, राज कौन कर रहा है? ये सब राजा लोग। ठीक है, अब मनुष्य चूंकि चालाक हो गया, तब उसको यह समझ में आने लगा कि अरे यार, चालाक हो गया, पढ़ने लिखने में तेज, इन्वेंशन कर रहा है, बहुत बुद्धिमान। अब वो सोच रहा है क्या कि अरे यार, एक सिस्टम बताओ हमको। हम लोग तो सब पैदा हुए हैं एक साथ, एक ही जमीन पे, एक ही समय, सबका अपना अपना अधिकार है। ये कौन राजा, कौन है खुद खेत का मूली है जो सर्वा हम लोगों के ऊपर राज करते आ रहा है, कई साल से, कई बहुत पहले से राज करते आ रहा है। वो जो कर रहा है वो अपने मन मर्जी कर रहा है, हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है? चूंकि मनुष्य तो चालाक हो गया ना जी, पढ़ रहा है यार, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, बढ़िया से नॉलेज गेन कर रहा है, सभ्य हो गया है, तो उसको सोचना आया कि यार नहीं, ये राज करने का सिस्टम ना गलत है। देखो ये दुनिया कैसे, मतलब इतिहास मनुष्य का कैसे कैसे टर्निंग पॉइंट ले रहा है। तो अब उसको बुद्धि थी, अब वो सोचने लगा यार ये मोनार्किज्म बहुत थर्ड क्लास गवर्नमेंट है, ना 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 ना, ये सब हमको नहीं चाहिए, ये सब हमको नहीं चाहिए। और साथ साथ में पढ़ते जा रहा है, इन्वेंशन करते 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 जा रहा है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अब जो है, चूंकि मनुष्य चालाक हो गया, उसको अच्छा ऐसे मतलब बढ़िया बढ़िया सिस्टम लगने लगा। अब क्या होता है, राजा लोग तो पहले एक दूसरे पे राज कर रहे हैं, राजा लोग कब्जा वब्जा इधर उधर कर रहे हैं, ये क्षेत्र अपना लिए, वो क्षेत्र अपना लिए, वो शुरू से होते आ रहे हैं। अब दिमाग में क्या आया लोगों के कि नहीं, हमें राजा का शासन नहीं चाहिए, हमें अपना खुद का नेशन चाहिए, हमें अपना खुद का राजा चाहिए। तो क्या यहीं से, ये साइड में पढ़ाई लिखाई चल रही है, इन्वेंशन चल रहा है, और यहीं से इंसानों के अंदर बुद्धि आ गया कि नहीं भाई, हमें खुद का नेशन चाहिए, हमें खुद का नेशन चाहिए, हमें ये राजतंत्र वाला शासन नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में एक प्रकार का नेशनलिज्म उठ गया। ठीक है, राष्ट्रवाद उठ गया कि नहीं, ए राजा वजा का सिस्टम नहीं चलेगा,
हम लोग सब प्रजा हो जा है, सब लोग अपना डिसाइड करके राजा को चुनेंगे, ये सब मोनार्किज्म नहीं चलेगा। तो अब एक नया टर्निंग पॉइंट आया ह्यूमन के हिस्ट्री में, कि अब क्या है, इन लोगों को चाहिए राजा खुद के क्षेत्र में, यानी कि नेशनलिज्म जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा अब ठीक, इधर से क्या हो रहा है, सारा अपना इंडस्ट्री वगैरह में काम चल रहा है, हर एक चीज चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। यहाँ पर सबके ये जो सारे लोग थे ये इतने मॉडर्न हो गए कि इनको बुद्धि आ गया कि नहीं यार, राजा हो जा शासन नहीं करेगा, शासन अपन करेंगे, हम करेंगे शासन, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ से नेशनलिज्म वाला भाव आ गया। अब सीन को समझते हैं। तो ये मनुष्य के पास नॉलेज आ गया कि नहीं आ गया, इसके पास नेशनलिज्म वाला भाव आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो मित्र, मेरी बात को यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। ये जो पूरी दुनिया है ना, अब इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक मनुष्य के अंदर ये भाव आ गया कि नहीं यार, ये राजवा से हम लोग नहीं शासन करेंगे, हम लोग शासन अपने खुद से करेंगे। ये भाव आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि मोनार्किज्म को हटा देंगे सब, नेशनलिज्म वाला भाव आ गया कि नहीं आ गया? इससे पूरे देश दुनिया में एक बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव को ध्यान से सुनना। पहले कौन राज करता था? ध्यान से, पहले इस दुनिया, यह है दुनिया, क्या है ये दुनिया, पहले इस पे कौन राज करता था? राजा। तो राजा जहां पर राज करता था वो उसका क्या कहलाता था? साम्राज्य। मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। पहले राजा क्या करता था? राज करता था। जिस एरिया पे उसका राज चलता था वो होता था साम्राज्य, महेशमती साम्राज्य। इस यहां से लेकर के वहां तक मेरा इलाका है, ये मेरा साम्राज्य है। तो राजा का क्या होता था? साम्राज्य। लेकिन अब राजा लोग कुटाने वाले थे तगड़े तरीके से। क्यों? पुनः जागरण के बाद आदमी हो गए चालाक, बोले रजवा तुमको हम भगाएंगे, अपना रूल लाएंगे। अब राजा को भगाए, मोनार्किज्म खत्म होने वाला था। तो पहले क्या स्थिति थी? राजा राज करते थे, यानी कि किंग रूल करता था, और किंग का जो जगह होता था उसको साम्राज्य कहते थे, यानी उसको एम्पायर कहते थे। क्या कहते थे? एम्पायर कहते थे। तो ये जो पूरी देश दुनिया थी ना, जैसे आप ये समझो, ये आप चीज देखो, ये जो पूरा दुनिया देख रहे हो ना, आज के मैप पे क्या लिखा रहता है? कंट्री, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, पाकिस्तान, फलाना ठिकाना। क्या लिखा है? नेशन लिखा है कि नहीं लिखा है? नेशन लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन अगर आज से हम 1000 साल पहले वाला मैप देखें, अरे 1000 साल बहुत बोल दिए, 400 साल पहले वाला मैप देखें, तो ये नेशन नहीं लिखा होता था, ये लिखा होता था ओटोमन एम्पायर, फलाना एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। अलग अलग राजा का अलग अलग एम्पायर होता था। समझो पहले क्या सिस्टम था? पहले राजा राज करता था, मोनार्किज्म चलता था, तो उसका पर्टिकुलर एम्पायर होता था। अब बदलाव हुआ क्या कि जो मनुष्य चालाक हो गया उसको खुद का नेशन चाहने लगा, तो वो साम्राज्य हट गया। समझना, वो साम्राज्य हट गया। वो जो एरिया पे जिसका राज चलता था ना, अब वो एरिया क्या कहलाने लगा? नेशन कहलाने लगा। मेरे बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब राजा राज्य करता था एक एरिया के ऊपर तो उसको साम्राज्य यानी एम्पायर कहते थे। अब वो लोग मिले जुले किए, भाई तुम भी आओ, गजोधर तुम भी आओ, संकटा तुम भी आओ, हाई देखो राजा ऐसे ऐसे कर रहा है, इसको हटाना है, हम लोग साथ में रह करके अपने राजा को चुनेंगे, तो अपना एक देश बनाएंगे। यहीं से नेशनलिज्म इतिहास में उभरा था। तो जैसे नेशनलिज्म उभरा, मोनार्किज्म की रख दिया एकदम तोड़ ताड़ करके, अब नेशनलिज्म चलने लगा। तो जहां मोनार्की लोगों का एम्पायर होता था पूरे मैप पे, अब नेशनलिस्ट लोगों का नेशन हो गया पूरे मैप पे। क्या हो गया? नेशन हो गया पूरे मैप पे। तो यहां तक हम ये कहानी देखे कि नेशन बन गए। क्या बन गए? नेशन बन गए। मेरे बहुत बात को आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन चलते आएगा, मैं जानता हूं कि ये कहां की कहानी कहां लेके जाते हुआ। भैया हम पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस, हमें पढ़ा रहे हैं इतिहास, ये कोई चीज ये में इतिहास घुसा देंगे? बहुत जरूरी है मित्र, इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह सारी चीजें वहीं से स्टार्ट हुई हैं। मेरा साथ पकड़े रहो, सब क्लियर हो जाएगा। तो समझो, एम्पायर से क्या बन गया? नेशन बन गया। तो अभी तक क्या देखें आप लोग? अभी तक की कहानी क्या देखें आप लोग? जीरो से स्टार्ट किए, नेशन बनाए। हिस्ट्री में क्या बनाए थे? सूरज, चांद, चंद्रमा, मनुष्य। पॉलिटिकल साइंस में क्या बनाए? एम्पायर से नेशन बनाए। मोनार्किज्म से नेशनलिज्म वाला भाव लाए। ठीक है, तो अब नेशन बन गया कि नहीं बन गया? क्या बन गया?
नेशन बन गया कि नहीं बन गया, राष्ट्र बन गए कि नहीं बन गए, इतना सिस्टम क्लियर हुआ। यानी कि ये जो वर्ल्ड था पहले राजाओं का था तो इंपायर हुआ करता था, अब प्रजाओं का है, प्रजा, प्रजा मतलब पीपल, तो अब ये नेशन बन गया है। क्या बन गया है? नेशन बन गया है। लेकिन क्या मतभेद अभी भी खत्म होंगे? नाम बदला है, मनुष्य नहीं बदला है, मनुष्य वैसा का वैसा कुकुर है, नाम बदला, भाव वही है। अब क्या हुआ, ये नेशन भले बन गए, समझना मेरी बात को, ये नेशन भले बन गए लेकिन अभी भी इनके अंदर वही चुल जो है, वही जो कीड़ा है वो पड़ा है। वो कीड़ा क्या है? हाउ इंग्लैंड है, बहुत अपने आप को काबिल बन रहा है। हाउ चाइना है, बहुत अपने आप को काबिल बन रहा है। हाउ फलाने देश है, बहुत काबिल बन रहा है। तो जलन, कंपटीशन नहीं होगा तो मार मुर के कब्जा कर लेंगे। देखो समय बदला, सोच बदला, लेकिन अभी भी वो कीड़ा अंदर है। ये भले नेशन हो गए, अलग अलग नेशन हो गए, लेकिन अभी भी सबके अंदर चुल है, सब एक दूसरे को कब्जा करना चाहते हैं। रसिया चाहता है पूरा देशवे कब्जिया लें, अमेरिका चाहेगा हम पूरा देशवे कब्जिया लें, इधर ये सब चाहेंगे कि हम इनको हड़प लें, इनका कब्जा कर ले, इनका कब्जा कर ले। तो अब स्थिति क्या आ गई? नामकरण भले बदल गया नेशन, लेकिन अब एक नेशन दूसरे नेशन का सत्यानाश करना चाहता था, कब्जा करना चाहता था। तो अब मेरे बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। नेशन बन गया, सारा जो है कंट्रीज बन गई अपने आप में। ये आप मैप पे देख पा रहे हो, बहुत सारी कंट्रीज हैं। क्या है? बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब देखो सिस्टम क्या है, यहां पर एक बहुत तगड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे कौन कौन चीज घुस रहा है? मेरे बात को बहुत ध्यान समझना, कुछ घुस नहीं रहा है। अरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो चलते आ रहा था ना भाई। अरे पुनर्जागरण के बाद स्टीम इंजन बना कि नहीं बना, इंडस्ट्री बनी कि नहीं बनी, कपड़ा सीने वाला मशीन बना कि नहीं बना, कुल ट्रेन का ये बोगी डिब्बा बना कि नहीं बना, उसके साथ साथ चलते आ रहा था। हम आपको उसी समय बताएं, मनुष्य के ये दो पहलू चल रहे थे। एक नॉलेज वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर इंडस्ट्री बनाने वाला, आविष्कार करने वाला, ये तो चलता आ रहा था। दूसरा, राज करने की तरीके भी बदल रहे थे। तो राज करने का तो तरीका बदल करके मोनार्किज्म से नेशनलिज्म वाला भाव हो गया, ठीक है, डेमोक्रेसी टाइप हो गया, मान करके चलते हैं। क्या ये वाला रुका? ये जहां ओटोमन एम्पायर, जहां ये साम्राज्य था, वहां पर ये एक देश बन गया, ये वाला एक देश बन गया। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी थी वो उस देश के पास हो गई, समझ रहे हो? वो टेक्नोलॉजी उस देश के पास हो गई और यहीं से ये टेक्नोलॉजी वाला खेल स्टार्ट हो गया। अलग अलग देश का, अलग अलग देश के अलग अलग साइंटिस्ट लोग अलग अलग खोज करते थे। अब फलाना देश खोज दिया कि परमाणु बम कैसे बनाते हैं, तो सबको चाहिए कि अरे फलाने के पास परमाणु बम हो गया, रतिया में सूते रहेंगे, दाग देगा, कुल उलट जाएगा, हमको भी परमाणु बम चाहिए। यहां तक तो कुल आप सिस्टम को ये समझ गए कि ठीक है, कैसा सिस्टम था पहले? मोनार्किज्म था। क्या था? मोनार्किज्म था। अब मोनार्किज्म से बदलाव क्या देखने को मिल गया? नेशनलिज्म वाला भाव आ गया, जहां पर सारा सिस्टम एम्पायर में बटा हुआ था, अब वो कैसे बट गया? नेशन में बट गया। तो अब ये चल रहा था। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए, दो सीन समझिएगा, दोनों पहलुओं को साथ में रखते चलिएगा कि जो इंसान है, जो सिस्टम है, वो नेशनलिज्म में कन्वर्ट तो हो गया है, और साथ में जो आपका ये चल रहा है, जो मतलब नॉलेज वाला पार्ट चल रहा है, इन्वेंशन वाला पार्ट चल रहा है, वो अपने साइड में, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह बन रही है, सारी चीज़ें बन रही हैं। अब एक बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या है, हम लोगों के साथ में दो सिस्टम है। देखिए, ये जो मनुष्य था उस समय का, अब इसके पास दो चीजें हुई। एक तो इसका खुद का एक नेशन बन चुका है, दूसरा ये जो है अलग अलग इन्वेंशंस कर रहा है, इन्वेंशन कर रहा है। और ये इन्वेंशन एक तरीके से मान लीजिए इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ था, कौन सा फील्ड? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था उससे रिलेटेड है। तो अब हुआ क्या कि अब जब ये मनुष्य अपना नेशन बना लिए, अपने सुकून से रह लिए, अपना सारा सिस्टम को एकदम बढ़िया तरीके से मेंटेन कर लिए, अपना खुद का देश बना लिए, अब इनके अंदर एक और चुल मचता है कि अपना तो ठीक है, अब ये दूसरे का भी हड़पने का कोशिश करते हैं। बात को समझिएगा, इसके पीछे का एक रीजन भी है। तो यहाँ से जो बदलाव होता है मोनार्किज्म और नेशनलिज्म के बाद, वो एक अब नया सिस्टम चलने आता है। उस सिस्टम का नाम है आपके इंपेरियलिज्म।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक आदमी या फिर एक कोई नेशन अपना एरिया छोड़ करके दूसरे को भी कब्जा करना स्टार्ट करता है, ठीक है, दूसरे का हथियाना भी स्टार्ट करता है, दूसरे पे जगह जाकर के, जैसे कॉलोनीज, जैसे कुल ब्रिटिश आए भारत को कब्जिया लिए। तो ये सारा सिस्टम अब आता है इंपेरियलिज्म में। क्यों? इसका कारण क्या था? मनुष्य में परिवर्तन होते आ रहा है, अभी एक नया दौर आ गया मनुष्य के जीवन का। वो क्या कर रहा है? दूसरे देशों पे जाकर के कब्जा करना स्टार्ट कर रहा है। अपने तो नेशन बन गया, अलग अलग बहुत सारे नेशन बन गए, उसमें कोई कमजोर होगा, कोई ज्यादा ताकतवर होगा। अब इसका रीजन समझिए। जैसे कि ये जो दुनिया है, हम जो आपकी दुनिया की बात कर रहे हैं, इस दुनिया में बहुत सारे नेशंस होंगे, अलग अलग, क्योंकि नेशन से तो भाई बन गए, यहाँ पर होंगे कुछ, यहाँ पर होंगे कुछ, यहाँ पर होंगे कुछ, यहाँ पर होंगे कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर। अच्छा, अब अलग अलग इलाकों में अलग अलग रिसोर्सेज होंगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। इस दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग रिसोर्सेज होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इधर अरब के साइड में देखें तो वहाँ पर पेट्रोलियम बहुत तगड़ा है, कुल एकदम जितना भी ऑयल वगैरह है, ऑयल रिफाइनरी वगैरह है, सब कुछ वहाँ से आएगा। एक ऐसा एरिया होगा वर्ल्ड में जहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा होगा, एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर मसाला बहुत ज़्यादा होगा, एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, सोना मेटल वगैरह बहुत ज़्यादा होगा। तो अब क्या है कि नेशन है, सपोज करिए अलग अलग नेशन हो गए। अब एक नेशन है जिसके पास पूरा तेल का खजाना है, उससे पूरा सिस्टम होना है, तो वो अपने आप में ताकतवर बन गया। एक दूसरा नेशन है, उसके पास दूसरा चीज का है, सोना चांदी बहुत सारा है। एक दूसरा नेशन है, उसके पास कोयला बहुत सारा है। तो अब नेशन वालों में कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन साथ साथ में चल रहा था, तो रिसोर्सेज की भी जरूरत आदमी लोगों को था। तो अब क्या होता है कि लोग, अब मान लीजिए ये अलग अलग नेशन थे, देखिए समझिएगा, यहां पर कोई और था, इस नेशन पे कोई और था, इस नेशन पे कोई और था। तो अब इसको पता चला कि अरे यार यहाँ पर सोना बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसको पता चला रे यहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसको पता चला रे यहाँ यार जो है तेल बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो अब रिसोर्सेज की वजह से, चूंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, सबको रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना था, तो अब रिसोर्सेज कैसे आएंगे? दूसरे जगह से आएंगे। और अगर वो जगह ही हमारा हो जाए तो अब तो हम अमीर बनना स्टार्ट कर देंगे। बात को समझिएगा। तो अब इसी कारणों की वजह से ये इंपेरियलिज्म वाला सिस्टम स्टार्ट होता है, दूसरे जगह कब्जा करने वाला सिस्टम स्टार्ट होता है, कॉलोनीज बनाने वाला सिस्टम स्टार्ट होता है मनुष्य के जीवन में। यानी कि अब ये क्या करने लगा? एक दूसरे देश को कब्जा करने लगा, एक दूसरे जगह को कब्जा करने लगा। अब ये वाला सीन जो है पड़ाव आ गया। अच्छा, अब सुनो, यानी कि अब क्या है कि अपना थाली बढ़िया कर लिए, अपना नेशन बढ़िया बना लिया, अब दूसरे को सब लोग कब्जा उब्जा करने जा रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज की वजह से। तो अब बताओ, कोई चुप बैठेगा? कोई शांत बैठेगा? तो तनाव बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? अब जैसे कि अलग अलग नेशंस हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे अलग अलग नेशन हैं, यहाँ पर कुछ है, वहाँ पर कुछ है, वहाँ पर कुछ है, तो कोई अपना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो अब यहाँ पर तनाव धीरे धीरे बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा। तो अगर क्विक समरी जैसा अगर हम लोग एक बार में कहें, तो अब मनुष्य का जीवन बहुत ज़्यादा बदल गया। कहाँ कहाँ से मनुष्य कैसा कैसा देखते 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 यहाँ तक आ गया, नेशन वगैरह बन गया है। और क्या हर एक नेशन के अंदर अंदर कंपटीशन नहीं बन चुका है? कंपटीशन बन गया है ना। तो इतिहास में हम लोग जीरो से स्टार्ट किए और आते 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 अब जो समय आ गया है, वो समय आ गया है 19th सेंचुरी का। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना स्टार्ट करिएगा। ये कहानी हम लोग बहुत पहले से एंशिएंट टाइम से स्टार्ट किए और अब जो समय आ गया है, धीरे धीरे परिवर्तन होते 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 अब वो समय आ गया है 19th सेंचुरी का। इस समय क्या था कि चौचक तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम सीमा पे था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चरम सीमा पे था, भयंकर तरीके से ये वाला काम हो रहा था, इंडस्ट्रीज वाला। इसके वजह से इंपेरियलिज्म भी हुआ था, दूसरे जगह कोई कब्जा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस समय का सीन समझते चलिए। पहला चीज तो ये इंडस्ट्रियल वाला मैटर। दूसरा चीज क्या था कि रिसोर्सेस के लिए, क्या चीज के लिए? रिसोर्सेस के लिए कब्जा करना, इंपेरियलिज्म वाला बात। कॉलोनीज बनाना, क्या बनाना? कॉलोनीज बनाना, ये वाला सिस्टम हो रहा था। अच्छा, अब 19th सेंचुरी में ही क्या क्या हो रहा है मैं आपको समझाते चल रहा हूं। आप जीरो से आए हैं, बहुत पीछे से होते होते आए हैं, 19th सेंचुरी का समय आ गया, अब सीन क्या क्या है वो समझा रहा है। अच्छा, अब यहां पर इस समय क्या था कि
हर अलग अलग नेशन का डेवलपमेंट चौचक तरीके से हो रहा था। क्या क्या हो रहा था? सब अपना अपना नेशन अलग अलग लेवल पे अपना अपना डेवलपमेंट कर रहा था, यानी कि डेवलपमेंट चरम सीमा पे था। डेवलपमेंट किस फील्ड में था? क्योंकि भाई सब देख रहा है कि अरे यार वो मेरा कब्जा कर रहा है, वो मेरा कब्जा कर रहा है, वो मेरा कब्जा कर रहा है, हम कब तक रहेंगे, हमको अपने आप को मजबूत करना होगा। तो मजबूती कैसे बनाई जा रही है उसको समझिए। डेवलप किया जा रहा है। क्या डेवलप किया जा रहा है? सारे देश अपना आर्मी तगड़ा कर रहे हैं। उस समय टेक्नोलॉजी आ गई तो आर्मी में एयरक्राफ्ट वगैरह, क्या चीजें, एयरक्राफ्ट वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया, तगड़े तगड़े सारी चीजें हो रही हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। नया नया जो है मिसाइल गन, नया नया क्या क्या हो रहा है, नए नए गन्स बन रहे हैं, नए नए लड़ने की मशीनरीज बन रही हैं, परमाणु बम बन रहा है, ये सारी चीजें बनने लगी। तो अब क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में आते 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 सिस्टम इस प्रकार से हो गया कि डेवलपमेंट हर जगह है। अलग अलग नेशन अपना आर्मी मजबूत कर रहे हैं, अपना पैसे से मजबूत कर रहे हैं, अपना इकोनॉमी मजबूत कर रहे हैं। क्या मजबूत कर रहे हैं? ये सारा देखो, एक देश को मजबूत होने के लिए क्या चाहिए? उसकी सुरक्षा, उसका डिफेंस तगड़ा होना चाहिए, उसकी इकोनॉमी मस्त होनी चाहिए। तो वो अपना इकोनॉमी अपना बढ़िया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं ताकि पैसा वैसा देश में बना रहे, अपने आप को मजबूत बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये दौर चल रहा था। अब आप सोचो, आपका पड़ोसी जाके एकदम पिस्टल उस्टल लाइसेंसी रख लिया है, समझ रहे हैं? अब आप भाई समय बदल गया, पहले लोग तीर धनुष से लड़ रहे हैं, अब कट्टा पिस्टल से लड़ रहे हैं। तो अब आपको पता चला आपकी दुश्मनी चल रही है, मतलब आपको एक भाव है कि आपका पड़ोसी एकदम लाइसेंसी उनसे पिस्टल उस्टल लिया के रखा हुआ है। अब आपको एकदम धक धुक करेगा कि अरे यार ये साला इतना मजबूत होते जा रहा है, पता न चले हमारा जमीनिया हड़प न ले। तो आप भी मजबूत बनोगे, वो भी मजबूत बनेगा, ऐसे ऐसे करके सब मजबूत बनेंगे और एक तरह का कंपटीशन छिड़ जाएगा। वही माहौल है, सब मजबूत होते जा रहे हैं सारे देश। ये इतने देश देख रहे हो ना, हर जगह अपने अलग अलग लेवल पे मजबूती, इकोनॉमी से लेकर के आर्मी से लेकर के सारी चीजें। तो ये सीन समझिए, जैसे कि आपका पड़ोसी, आप लोग 3-4 लोग हैं। तो अब क्या हुआ कि सब बरियार हो गए, सब एकदम पिस्टल उस्टल रख के, बॉडीगार्ड रख के, पैसा से हर एक चीज से मजबूत हो गए। अब आपको अंदर एक डर होगा, सपोज करो 5 से 10 लोग हैं, तो अगर ऐसा हुआ एक मिले से लड़ा तो मान लो समय समझ जाए। अगर ऐसा हुआ कि 2-3 लोग मिल गए अपने में और आपको अकेले मार दिए, तब तो आप मर जाएंगे ना। तो अब आप क्या सोचेंगे कि अरे यार वो 2-3 लोग एक हो रहे हैं तो हम लोग भी मजबूत हो जाएं, क्यों ना तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, समझ रहे हैं ना। तो अब हम लोग मिल जाते हैं, हम 3 लोग एक संगे रहेंगे, तुम वो सब को छोड़ो, हम 3-4 लोग एक संगे हो जाते हैं, ताकि कौन हम पे हमला करेंगे ना, तीनों मिल के मारेंगे उसको। ये वाला भाव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सेम सिस्टम अब, चूंकि 19th सेंचुरी में मिलिट्री बढ़ रही है, आर्मी बढ़ रहा है, एयरक्राफ्ट, फैशन, डेवलपमेंट, हर जगह पैसा, सब नेशन अपने आप में मजबूत बनते जा रहे हैं। तो अब कुछ नेशन आपस में मिलेंगे कि चलो ए भैया ब्रिटिश, अरे भैया ब्रिटेन, ए भैया इंग्लैंड, ए फलाने, ए इटली, ए जर्मनी, आओ हम लोग मिल करके ट्रीटी साइन कर लेते हैं। आओ मिल करके एक साथ हो जाते हैं कि अगर कौनो हम पे हमला करे। क्यों हमला करेंगे? क्योंकि इंपेरियलिज्म की वजह से सब कब्जा कर रहे थे। तो अब मान लो कि 2-3 कंट्री एक संगे हैं, तो कोई कब्जा करने का सोचेगा? बोले अरे नहीं, उनका कब्जा करेंगे, कुल मिल के मारेंगे सब। तो नहीं, उनको कब्जा नहीं करना है। तो इसके लिए अब 19th सेंचुरी में धीरे धीरे लोग ट्रीटी साइन करने लगे। 3-4 देश आपस में मिल करके एक ट्रीटी बना लेते थे, एक अलायंस बना लेते थे, एक संघियाना बना लेते थे कि हम लोग आज से साथ साथ हैं, जवन अपने ग्रुप को छू दिया उसको धुन दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो अब ट्रीटी बनने लगी। ठीक है, यहां तक आप आ गए हैं। अब 3 लोग एक ग्रुप, कुछ अलग गैंग, कुछ अलग गैंग, अब गैंग बन रहा है। क्या बन रहा है? गैंग बन रहा है। अभी इंसान अकेला आ रहा था, अब धीरे धीरे देशों का गैंग बन रहा है, समझ रहे हो? देश का गैंग बन रहा है। तो अब गुरु ये निश्चित है कि जब देश का गैंग बनने लगा, 3 देश एक साइड, 3 देश एक साइड, 4 देश एक साइड, तो युद्ध होगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ चुल मचेगा कि नहीं मचेगा? कहीं ना कहीं वॉर होगा कि नहीं होगा? अब आप उस ट्रैक पे आ गए हैं कि आपको ये पता चल गया है कि नेशन अपने आप में मिल करके एक ट्रीटी बना लिए। 3-4 नेशन एक साइड हो गए, 3-4 नेशन एक साइड हो गए। हो सकता है कुछ ऐसा खुराफात हो, और अगर खुराफात हुआ तो आपको पता है इधर से 3 देश आएंगे लड़ने के लिए। अगर कोई एक पे हमला हुआ तो इधर से भी 3 देश आएंगे लड़ने के लिए। कोई एक पे हमला हुआ तो अगर आपके ग्रुप में आपके दोस्त को कोई मार दे तो आप लोग मिल करके जाते हैं ना कूटने के लिए कि चल लफड़ा हो गया है। तो अब ये पूरा है वर्ल्ड,
वर्ल्ड में अलग अलग नेशन साइन हो गई है ट्रीटी कि इटली हम तुम्हारे साथ हैं, इटली फ्रांस ब्रिटेन मान लो एक साथ आ गए और कोई और देश एक साथ आ गया, कोई एक मैटर हुआ और इटली और सपोज करो जापान में, अभी मैं बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, इटली और जापान में सपोज करो युद्ध हो गया, तो इनके साथ जो 3 लोग थे वो भी आएंगे लड़ने के लिए, इनके साथ जो 4 लोग थे वो भी आएंगे लड़ने के लिए, और ऐसे ही कहानी स्टार्ट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। कुछ चुलमचा ट्रीटीज बनी थी, एक 3 देश एक साइड था, 3 देश एक साइड था, कुछ चुलमचा, तीनों देश टोटल आकर के भूम भड़ाम भड़ाक से एकदम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ऐसे ही ट्रीटी साइन हुई, कुछ देश टूटे, कुछ फिर से चुल मचा, एक दो देश आपस में लड़े, तो इन 2 देशों के साथ इस बंदे के साथ 3 देश, इस बंदे के साथ 3 देश, तो कुल मिलाकर के 6 देश आ गए युद्ध में वर्ल्ड वॉर सेकेंड धड़ाक से। और ऐसे ही करके 2 देशों के बीच एक और वार युद्ध होता है, एक और घमासान युद्ध होता है, वो वार होता है कोल्ड वॉर। कौन सा वॉर? कोल्ड वॉर। तो अब हमें ये गुत्थी को समझाना है कि ठीक है, आपस में ट्रीटी लोग बनाने लगे, अलायंस बनाने लगे, यानी कि अब भाई कोई भी एक छिड़ेगा तो सब मिल करके मारेंगे, तो चूंकि अब मारेंगे तो इसी कारण की वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है, इसी कारण की वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है, इसी कारण की वजह से कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर होता है, जहां से हमारी बुनियाद स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए ना कि 3 लोग अब देश आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं, कोई कुछ करेगा तो अब युद्ध होगा, और ऐसे में ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड होता है। अब हमारा वो समय आ गया है, ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ये तो एक तरीके से आप नॉलेज अभी तक लेते आ गए। अब हमारा लेक्चर में वो समय आ गया है जहां पर आप अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप अपने कॉपी निकालिए, पेन निकाल करके बैठे ही हैं। अब आप लोग को जैसे जैसे मैं बोलता चल रहा हूँ वैसे वैसे आप थोड़ा सा नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। कुछ चीजें हैं, देखिए कहानी सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी कोल्ड वॉर एरा से। तो आप समझ गए हैं कोल्ड वॉर एरा क्यों होगा, अभी हम आपको बताने जाएंगे। कोल्ड वॉर को समझने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे आना होगा। आपको ये पता चल चुका है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वॉर जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का पॉलिटिक्स है वो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है। अब हमारी कहानी जो स्टार्ट हो रही है, देखो वो कहाँ से हो रही है कि सीन ये समझ गए हम लोग 19th सेंचुरी में। कब? 19th सेंचुरी में ये सारा सिस्टम हो रहा था एयरक्राफ्ट वगैरह का। तो अब लोग क्या बना रहे थे? अलायंसेस बना रहे थे। क्या समय आपके पूरे वर्ल्ड में, किसमें? पूरे वर्ल्ड में 2 मेजर पावर्स थी। 2 मेजर पावर्स समझ सकते हैं वर्ल्ड में क्या थी? 2 मेजर पावर्स, यानी कि यही 2 ठो शक्तिशाली समूह था, कह सकते हैं शक्तिशाली गैंग था। कुछ देश मिल करके ये गैंग बनाए होंगे। एक जो गैंग था इसका नाम था एलाइड पावर। क्या नाम था भैया? एलाइड पावर्स। एक गैंग का नाम था आपके एलाइड पावर्स। ठीक है, दूसरा गैंग जो था उस गैंग का नाम था सेंट्रल पावर्स। क्या था? सेंट्रल पावर्स। ये पूरे दुनिया में कुछ देश मिलकर के अपना गैंग बना रहे हैं। गैंग को हम यहां पर अलायंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अलायंस कह रहे हैं। ये यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अलायंस, मेजर अलायंसेस। अलायंस मतलब ये लोग अपना मिल करके साथ में एक ट्रीटी साइन करेंगे। ये 2 गुट बन गए। कितने गुट बन गए पूरे दुनिया में? 2 ही मेजर पावर्स थे, 2 गुट बन गए। एक गुट जो बना इसका नाम था एलाइड पावर्स कहा गया। दूसरा गुट जो बना उसका नाम था सेंट्रल पावर्स। तो अब कुछ देश एलाइड पावर्स में थे, कुछ देश सेंट्रल पावर्स में थे। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि एलाइड पावर्स में कौन कौन से देश आए थे। तो यहां पर सबसे पहले आपका ब्रिटेन। कौन था भैया? आपका ब्रिटेन था। ब्रिटेन के बाद आपका दूसरे नंबर पे रसिया। रसिया के बाद आपका जो है ये फ्रांस। फ्रांस के बाद यूएसए, और यूएसए के बाद जापान। तो ये इतने देश एक संघे मिलकर के अपना एक गैंग बना लिए। उस गैंग का नाम पड़ा एलाइड पावर्स। दूसरा हम देखते हैं यहां पर एक गैंग का नाम था ऑस्ट्रो हंगरियन। ऑस्ट्रो हंगरियन। आपको मैप में थोड़ा सा हम दिखा देते हैं ये गैंग कैसे जो है कहां पर है। ये आप थोड़ा सा देख रहे होंगे यहां पर फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया। देखिए फ्रांस, ये इंग्लैंड, रसिया वाला मतलब ब्रिटेन के अंदर ही वो इंग्लैंड वाला पार्ट आ गया। रसिया, यूएसए, ये सब एक में थे।
और लाल वाली गैंग हो गई आपकी एलाइड पावर्स, और ये पीली वाली गैंग हो गई आपकी सेंट्रल पावर्स। तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया। इसके बाद दूसरा थे यहां पर जर्मनी, दूसरा थे आपका कौन, जर्मनी। तीसरा यहां पर जो थे गुरु वो थे इटली। ठीक है, तो इधर 4 लोग ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, यूएसए, जापान, और इधर ऑस्ट्रो हंगरियन, जर्मनी, और एक था इटली। और पूरे जो वर्ल्ड में गुट बन गए, अलायंसेस बनना स्टार्ट हो गए। तो अब क्या होता है, यहां पर सबका कुछ 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 चुल मस्ते रहता है। और जो इसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलता है वो हमारा 1914 से लेकर के 1918 तक जो है हमें देखने को मिलता है, जिसको नाम दिया जाता है द ग्रेट वॉर। क्या चीज, द ग्रेट वॉर, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या चीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा होता है यहाँ पर 1914 से लेकर के 1918 के बीच हमारा इन्हीं दोनों अलायंसेस में जो है बमचिक होने लगता है। हालांकि इसमें कोई चीज़ें पार्टिसिपेट किए, कोई कंट्री पार्टिसिपेट नहीं की, बोली कि नहीं भाई हम नहीं लड़ेंगे, अभी हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे नहीं आना है। अभी हमें ये थीम समझना है कि कैसे दुनिया भर में अलायंसेस अपने गुट उट बना ली, अपने नेशन को मजबूत कर रहे हैं साथ में, और फिर कुछ ना कुछ हो जा रहा है तो सब मिल करके जो है युद्ध में आ जा रहे हैं। तो यहां पर पहली बार जो बमचिक युद्ध हुआ, द ग्रेट वॉर हुआ 1914 से लेकर के 1918 में। ये दोनों कंट्रीज आ गई भाई अपने में, फिर बमचिक जो है युद्ध हुआ, बहुत लोग मरे, बहुत लोग मरे। अब हमारे दिमाग में आएगा कि इसके रीजंस क्या थे। यहां पर अगर जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ इसके रीजंस के बारे में हम लोग बात करें तो रीजंस बहुत सिंपल से हैं। ये पहला क्या था आपका, एक तरीके से मिलिट्रियलिज्म, ये जो जितनी भी मिलिट्री वगैरह सारी चीजें हो रही थी, मिलिट्रीज बन रही थी, ये एक कारण था। दूसरा कहीं ना कहीं जो एक दूसरे देश पे कब्जा किया जा रहा था, इंपीरियलिज्म, एक दूसरे पे जो है कब्जा किया जा रहा था। तीसरी अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म, एक तरीके से नेशन वाला भाव भी था। और चौथी जो हम बात करें वो था क्या, ये अलायंसेस, ये जितने भी अलायंसेस बनाए जा रहे थे ये कहीं ना कहीं एक तरीके के आते हैं इसी सीक्वेंस में। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एकदम भयंकर तरीके से होता है, एकदम रिकवर होने में पूरे विश्व, पूरा जो है सब पे एकदम चौचक असर पड़ा था। रिकवर होते 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 कुछ समय बीतता है, और इसके जाने के बाद फिर जो है 1900, जो दूसरा इसका सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है वो होता है 1939 से लेकर के 1945 तक, दूसरा वाला। इस समय होता है भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। किस क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है बमचिक तरीके से। अब यहां भी 2 लोगों में गिरोह बटा हुआ था। इसको फटाफट से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला इतना नोट कर लीजिए आप, यहां से लेकर के कि 2 पावर में अलायंसेस बन गई, जिसके बाद जाकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। इस समय से इस समय तक इनके बीच और कुछ रीजंस, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है थोड़ा सा फटाक से नोट कर लीजिए। ये सारा सिस्टम खत्म होते ही होते रहता है कि अब जो दूसरे अलायंसेस बसते हैं उस समय के, फिर जो ये पहला वर्ल्ड वॉर के टूटने के बाद फिर जो दूसरे कुछ सुपर पावर बचेंगे, जो कुछ मजबूत लोग बचेंगे, वहां पर अब 2 ग्रुप निकल करके आते हैं। कौन से ग्रुप निकल करके आते हैं, 2 ग्रुप निकल करके आते हैं। एक का जो है आपका नाम है एलाइड फोर्सेस, एक को कहा गया एलाइड फोर्सेस, और दूसरे को कहा गया हमारे एक्सिस पावर्स, फोर्सेस कह लीजिए या एक्सिस पावर्स जो है कह लीजिए। अब 1900 समय कौन सा हमारा, 1939 का समय आ चुका है, ये चलता है 1945 तक। इस समय कौन कौन मेजर लोग हैं भैया, 2 लोग हैं आपके जो एलाइड फोर्सेस में हैं। यहां पर कौन कौन था, एक आपका हो गया यूएसए, एक आपका हो गया ब्रिटेन, ये लोग एक टीम में आ गए थे। दूसरा आपका था फ्रांस, फ्रांस के बाद तीसरा आपका था वो था यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का आर क्या है, ये आप यहां पर देखिए, ये जो रसिया है ना, ये बहुत सारे जो है कई यूनियन से बन करके, बहुत सारे जो है यूनियन से बन करके, टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 14 कंट्रीज से बन करके एक यूनियन था। यानी कि 14 कंट्रीज आपस में मिल करके एक समझौता की थी, 14 कंट्रीज जो है मिल करके एक अपना गैंग बनाई थी, एक सोवियत जो है यूनियन बनाई थी, उसको हम कहते हैं यूएसएसआर। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, अभी इस पर हम आते हैं। इसके बाद जो हमारा एक्सिस फोर्सेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर थी जर्मनी,
जर्मनी के बाद आपका था इटली, इटली के बाद था आपका जापान। तो ये समय क्या है? समय हमारा 1939 से लेकर के 1945 का। इसी समय जो है हमारा क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। अलायंसेस बन रहे हैं, देखिए हमको मेन बात अलायंसेस से फोकस करना है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन दोनों लोगों के बीच में घमचिक बपचिक एकदम घमासान जो है होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जा करके खत्म होता है 1945 में। कब? जब फाइनली अमेरिका क्या करता है, अभी देखिए हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसलिए हम इस पे डीप पे नहीं जाएंगे। ये पूरा वॉर कब खत्म होता है? जब यूएसए क्या करता है, जापान पे वही हिरोशिमा और नागासाकी वाले पे जो है एकदम बॉम्ब गिरा देता है, भयानक, पूरा एकदम त्रासदी हो जाती है। तो यहाँ पर जा करके इतना भयंकर होने के बाद जब ये हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा देता है बॉम्ब, तो यहाँ पर जा करके हमारा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, बाजाबाजी चल रहा है, दुनिया की एकदम कंडीशन जो है टूटी पड़ी है, पूरा वर्ल्ड एकदम तहस नहस हो गया है। अब इस समय के बाद 1945 का समय था। पूरी दुनिया टोटल 2 वॉर से एकदम परेशान हो चुकी थी। आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों में अच्छे अच्छे लोग टूट गए थे, अब आपकी पूरी दुनिया में खाली 2 सुपर पावर बचे थे, 2 बरियार लोग। सबका हालत पस्त हो गया है, अब खाली 2 बरियार लोग बचे थे 1945 के समय में। और वो लोग कौन थे? तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद 1945 के समय में, समय क्या आ गया? 1945। ये जो पूरी दुनिया है ये 2 चीजों से बहुत भयंकर जो है जूझ चुकी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये 2 चीजों से पूरी दुनिया पे बहुत तगड़ा असर था। इन 2 चीजों के होने के बाद 1945 में ये 2 नेशंस, 2 सुपर पावर अभी भी थे, यानी कि 2 गुंडे जो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं अभी भी 2 लोगों के पास पावर था, क्योंकि भाई सब तो पस्त हो गया। अब पूरे दुनिया में 2 मेजर लोग, 2 एकदम तगड़े तगड़े लोग बचे, 2 कंट्रीज बची। वो कौन कौन सी थी? एक था आपका यूएसएसआर और एक बना आपका यूएसए। अब पूरे दुनिया में खाली 2 ठो गुंडे बचे हैं, एक बचा है यूएसएसआर और एक बचा है यूएसए, अमेरिका। अच्छा, अब यहां पर 2 गुंडे बचे भैया 1945 के बाद। 1945 के बाद कौन कौन से बचे? एक बचा आपका यूएसएसआर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूएसएसआर क्या है। हम भाई यूएसए तो हम समझ रहे हैं, यहां पर टॉपिक लिखते हैं क्या? यूएसएसआर ये है क्या? फटाक से इसमें लिख लीजिए, रसिया। अच्छा रुकिए, हम लिख दे रहे हैं। देखिए, रसिया के साथ लेते हुए टोटल 14 कंट्रीज, कितने कंट्रीज? टोटल 14 कंट्रीज अपना एक यूनियन बनाई थी। क्या की थी? अपना एक यूनियन बनाई थी, और इसी यूनियन को कहा जाता था, मतलब सब 14 कंट्रीज मिल करके साथ थे एकदम दबंगई की तरह, इन्हीं को यूएसएसआर कहा जाता था। अगर हम यूएसएसआर के फुल फॉर्म का बात करें, यूनियन ऑफ सोवियत, इसको हिंदी में सोवियत संघ भी कहा जाता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये टोटल कितनी कंट्रीज थी आपकी? जो है 14 जो है आपकी कंट्रीज मिल करके एक अपना यूनियन बनाई थी, वो था यूएसएसआर। तो अब पूरी दुनिया में 2 बादशाह बचे, ठीक है? पूरी दुनिया में कितने बादशाह बचे? 2 बादशाह बचे, यानी कि अब जो टोटल कंपटीशन होना है गुरु, वो यूएसआर के बीच और आपकी दूसरी जो है वो यूएसए के बीच तनाव था। अच्छा, यानी कि अब आप स्टार्टिंग में देखें कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले 2 गुंडे थे। कौन कौन से पावर्स थे आप देखें? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले 2 गुंडे थे ग्रुप में, और अब खत्म होते होते
एक समय आ गया है 1945 के बाद कि अभी दुनिया में दो गुंडे हैं, यूएसएसआर और यूएसए। अब इन दोनों के बीच भी युद्ध होता, अब सुनिए ध्यान से, इन दोनों के बीच भी अगर युद्ध होता तो आप एकदम तेजी से कहते कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होता। कौन सा वॉर होता? थर्ड वर्ल्ड वॉर होता, अगर इन दोनों के बीच में भी युद्ध होता। अच्छा, दोनों के अंदर खूब विवाद था। हम सुन रहे हैं कि अच्छा थर्ड वर्ल्ड वॉर तो हुआ नहीं, इन दोनों यानी कि झगड़े नहीं, इन दोनों के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बना हुआ था। क्यों? यूएसएसआर जो था उसकी अपनी एक अलग आइडियोलॉजी थी, वो कम्युनिज्म में भी बिलीव करता था। किसमें? कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म का मतलब ये होता है कि सारा चीज जो है सब में बटा हुआ है, कोई प्राइवेट अधिकारी नहीं, कोई प्राइवेट मतलब कंपनी नहीं, कोई अपना खुद का नहीं होगा प्रॉपर्टी, जो चीजें होंगी वो सबको बराबरी में बटी हुई होंगी। ये किसका मानवता था? यूएसएसआर का। उधर ही अगर उल्टा देखें, यूएसए जो था उसका क्या विचारधारा थी? वो कैपिटलिज्म पे चलता था। किस पे चलता था? कैपिटलिज्म में, कि नहीं भाई सबकी अपनी अपनी प्राइवेट कैपिटल हो सकता था। तो इनके बीच हर चीज का विवाद, सोच का विवाद, समझ का विवाद, ऐसे भी काफी सारा कंपटीशन इनके बीच में बटा हुआ था। अब आप सोचो कि जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये दो टुकड़ों में एक तरीके से बटने उठने हो गया। यूएसए तगड़ा, यूएसएसआर तगड़ा, इसकी सोच अलग, इसकी सोच अलग, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 तो हुआ नहीं। हुआ क्या? अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको हम मिटाते हैं इधर। समय है 1945। समय क्या है? 1945। ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से, समय है 1945। कंट्रीज कौन कौन हैं? यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। एक बिलीव करता है, फटाक से बोलो किस पे? कैपिटलिज्म पे। एक बिलीव करता है, फटाफट से बोलो किस पे? कम्युनिज्म पे। किस पे? कम्युनिज्म पे। इन दोनों में बहुत तगड़ा स्ट्रेस था। इन दोनों के स्ट्रेस में, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इन दोनों का तनाव 1945 से लेकर के 1991 तक चला। इन दोनों के बीच में कंपटीशन कब तक चला? 1945 से लेकर के 1991 के तक चला। कोई गन्स नहीं, एक बंदूक भी नहीं उठाई गई, कोई मिलिट्री नहीं, कोई भी सैनिक वगैरह से युद्ध नहीं किया गया, कोई भी खूनी वॉर नहीं हुआ, नो ब्लडी वॉर। कोई का किसी का आपस में एक दूसरे का कतरा नहीं बहा। किसका? लेकिन यूएसए और यूएसएसआर का। लेकिन इन दोनों की वजह से, यूएसए और यूएसएसआर के इस कंपटीशन की वजह से, ये सारा चीज पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ा। ये सारा चीज पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ा। ये दोनों आपस में भले एक गोली नहीं चलाए मित्र, ये दोनों आपस में भले तनिक सा भी नहीं लड़े, लेकिन इन दोनों ने पूरे वर्ल्ड का बैंड बजा करके रख दिया। कैसे बजाया? अब सोचो क्या हो गया कि ये दोनों बट गए, दो गुट में बट गया। ये पूरा जो वर्ल्ड था, मैं थोड़ा सा इधर मिटा रहा हूं, अगर आप चाहें तो नोट कर लें, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होते चल रही है, नोट कर लीजिए फटाक से। अब जो ये पूरा देश था, ये जो पूरी दुनिया थी ना, वो दो गुट में बट गई। आपके दिमाग में आ रहा है कि यार दो तो सुपर पावर थी, एक यूएसएसआर था, एक यूएसए था, साला इन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, होता तो वर्ल्ड वॉर 3 होता। ये आपस में एक को गोली नहीं चलाए, बहुत कंपटीशन था। तनाव 1945 से 1991 तक चला। सीन कैसे था ये देखो। अब ये जो पूरा देश था, यहां पर आपका रसिया, वही यूएसएसआर, इधर आपका यूएसए। अब ये क्या किए कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये दो गुट में बट गया। आपस में तो तन को नहीं लड़े सब, लेकिन जो यूएसए को सपोर्ट करता था उसको कौन मार देता था? यूएसएसआर परेशान कर देता था। जो यूएसएसआर को सपोर्ट करता था उसको यूएसए परेशान कर देता था। मतलब कि आपस में नहीं लड़े सब, लेकिन एक दूसरे की भावना। अब जैसे क्या है कि जो यूएसए का सुन रहा है उसको रसिया परेशान कर देगा, यूएसएसआर। जो यूएसएसआर का सुन रहा है उसको यूएसए परेशान कर देगा। अब पूरी दुनिया के सामने दो रूप थे कि अरे यार अमेरिका को मानेंगे तो इससे दुश्मनी, इसको मानेंगे तो अमेरिका से दुश्मनी, दोनों अपने आप में मजबूत हैं, तो अब करें तो करें क्या? तो पूरी देश दुनिया जो है ना, इन दोनों में बट गई। क्या है? इन दोनों में बट गई। बहुत लोग यूएसएसआर को सपोर्ट किए, बहुत लोग यूएसए को सपोर्ट किए। अच्छा,
इनमें दोनों में कोई गन नहीं चला, कोई बंदूक नहीं चला, कोई वॉर नहीं हुआ, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे गया। किस पे गया? पूरे वर्ल्ड पे गया। बहुत लोग मरे, बहुत लोग मारे गए। कब से कब? 1945 से लेकर के 1991 तक। इन दोनों में भले एक गोली नहीं चली, लेकिन पूरा देश, पूरा दुनिया सब तहस नहस होकर के हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इसको सपोर्ट करेगा, दूसरा का मारेगा, उसको सपोर्ट करेगा, इसको मारेगा। तो अब देखो यहां पर होता क्या है। अभी हम सपोर्ट के ऊपर आते हैं, और यही जहां पर नो गन्स, जहां पर नो आर्मी, जहां पर नो वॉर हुआ, किनके बीच में? यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोई नहीं, लेकिन टेंशन था। और इसी समय को, इसी पीरियड को, इन जो दोनों के बीच में तनाव था, इसी पूरे समय को 1945 से लेकर के 1991 वाले समय को, चूंकि लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं इन दोनों के बीच, भुगता पूरा दुनिया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर कहते हैं। क्या हुआ? कोल्ड वॉर हुआ मित्र। इस बात को समझो, यानी कि जो हम पूरे देश दुनिया का इतिहास पढ़ रहे थे, इतिहास सब लोग मिल मिल करके मार कर रहा था। तो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, 1914 से लेकर के 1918 तक बमचिक मार हुआ, देश दुनिया टूट गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ सेकेंड, 1939 से लेकर के 1945 तक पूरा देश दुनिया बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। अच्छा, अब पूरे दुनिया में बचे कौन? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बचे कौन? यूएसएसआर और यूएसए। और तीसरा जो युद्ध हुआ उसको कहते हैं कोल्ड वॉर, जो कि 1945 से लेकर के 1991 तक चला। और चूंकि इसमें कोई बंदूक नहीं उठाया गया, कोई को गोली नहीं मारा गया, एक दूसरे में भुगते पूरा दुनिया, देश कुल मरे, लेकिन एक दूसरे के नहीं लड़ाई हुआ। तो इसलिए ये जो समय था इसको कहते हैं कोल्ड वॉर एरा, जो कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में बमचिक मार हुआ था। अब सुनना मित्र, आपकी जो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ 1914 से 1918, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ 1939 से 1945, कोल्ड वॉर हुआ 1945 से 1991, किनके बीच? यूएसएसआर और यूएसए के बीच। और 1991 में हमारा कोल्ड वॉर खत्म होता है, हमारा कोल्ड वॉर खत्म होता है। अब एक बात बताओ, दो लोग बाज रहे थे, वॉर कब खत्म होगा? जब एक मिला सरेंडर बोल जाएगा। दो लोग लड़ रहे थे, जब एक मिला सरेंडर हो जाएगा तब भी ना युद्ध खत्म होगा। तो 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ, और इसलिए खत्म हुआ क्योंकि जो यूएसएसआर था ना, आपको बताए थे ना कि ये 14 कंट्रीज से मिलकर के बना था ना, ये बेचारा टूट गया। क्या हो गया? टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। ये यूएसएसआर अब यूनियन नहीं रह गया, कमजोर पड़ गया। 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, और यहीं पर कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। यूएसए जो है एक अपना सुपर पावर बना रह जाता है। और इसके बाद ही जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होता है, जो फिर पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ही पूरे दुनिया में जो पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, उसी को कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहा गया है, जो आप अपने क्लास 12th में पढ़ने वाले हो, मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हो। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद कोल्ड वॉर, जो कि 1945 से 1991 में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में बमचिक हुआ, जिसमें कि अंत में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाती है 1991 में जाकर के। उसके बाद का जो वर्ल्ड में पॉलिटिक्स हुआ, कैसे सीन हुआ, इसी को आप पढ़ेंगे कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। नोट कर लीजिए फटाक से, इतना समझ गए आप लोग? यही सीन था। अब क्या था कि आपके क्लास 12th में ये कोल्ड वॉर को, अब देखिए जैसे हम लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को डीप में पढ़े, नहीं पढ़े, वर्ल्ड वॉर सेकंड को डीप में पढ़े, नहीं पढ़े, लेकिन क्लास 12th में अभी आप कोल्ड वॉर पहला चैप्टर डीप में पढ़ते। अब सुन लो, ये सीन समझ गए? अब हम लोग थोड़ा सा कोल्ड वॉर पे आते हैं, इसको मिटाते हैं, हम थोड़ा सा किस पे आते हैं? कोल्ड वॉर पे आते हैं, कुछ फैक्ट जान लेते हैं।
सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए कोल्ड वॉर। समझ गए ना गुरु कि अब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई हिम्मत वाला बचा ही नहीं, बचे दो ही लोग। तो अब दो ही लोग में ना झगड़ा होगा, लेकिन आपस में नहीं लड़े सब, ना 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 ना, आपस में नहीं लड़े। जो फॉलो एक दूसरे को करता था ना उसको मारते थे। जैसे आप कभी क्या होता है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था, जो टिकटॉक वाले हैं वो यूट्यूब वालों से चिढ़ जाते थे, यूट्यूब वाले टिकटॉक वालों से चिढ़ जाते थे। सेम यही हाल हो गया था इधर भी। तो अब क्या है, थोड़ा सा हम कोल्ड वॉर के बारे में फैक्ट जानते हैं। हेडिंग लगाइए आप सभी मेरे साथ, कोल्ड वॉर। सबसे पहली बात, कोल्ड वॉर 1945 से लेकर के 1991 तक चला। ठीक, कोल्ड वॉर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में बमचिक हुआ। ठीक है, कोल्ड वॉर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एकदम बमचिक हुआ। 1991 में जाकर के यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, 14 जो है यूनियन अब नहीं रहता है, तब जाकर के यहां पर आपका वह कोल्ड वॉर खत्म होता है। तीसरी चीज जो आप यहां पर ध्यान रखेंगे, यूएसएसआर कम्युनिज्म में बिलीव करता था, यूएसए कैपिटलिज्म में बिलीव करता था। ये सब आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब जो ये पूरा वर्ल्ड था, ये जो पूरा वर्ल्ड था, इसमें दो पोल्स हो गए थे। क्या मैं ज्यादा कैमरा के बाहर चला जा रहा हूं क्या? रुकिए एक मिनट, इसको मिटा करके मैं बीच में लाता हूं। मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ना कैमरा पे, इसलिए थोड़ा साइड बाय साइड चले जा रहे हैं। तो अब जो था ये पूरा वर्ल्ड, इसमें एक मिला हेने बैठा है यूएसएसआर, एक मिला हेने बैठा है यूएसए। अच्छा, अब पूरी दुनिया ना दो पोल्स में बट गई, एक ठो ये है और एक ठो ये है, और इसी को बड़ा शानदार टर्म कहा गया कि पूरी दुनिया में खाली दुइये लोग, कितने लोग, दो मेजर सुपर पावर्स बची हुई थी, और इसीलिए दो माने दो ठो, और इसीलिए इसको नाम दिया गया बाईपोलर वर्ल्ड। क्या नाम दिया गया? बाईपोलर वर्ल्ड। यानी कि पूरे दुनिया में खाली दो, यानी बाईपोलर दो नेशन तगड़े तगड़े बचे थे, और ये पूरा वर्ल्ड जो था वो बाईपोलर वर्ल्ड कहलाने लगा, और इसी को हम कहते हैं बाईपोलैरिटी। अब आ गए अपने चैप्टर पे, द एंड ऑफ बाईपोलैरिटी। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि बाइपोलैरिटी मतलब क्या था कि पूरी दुनिया दो जो है सुपर पावर से, दो मतलब बाइपोलर, समझना, यूनिपोलर मतलब एक, दो पोलर मतलब बाइपोलर। ठीक है, तो पूरी दुनिया में दो मेजर सुपर पावर्स थी, इसीलिए इसको हम बाइपोलर वर्ल्ड कहते थे, यानी बाइपोलैरिटी कहते थे। सेकेंड चैप्टर में आपका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि बाइपोलैरिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि जो दो लोग थे उसमें से एक न एक लोग खत्म हो जाएंगे। तो हमको पता है 1991 में कौन खत्म होता है? यूएसएसआर खत्म होते हैं। तो यूएसएसआर खत्म हो जाएंगे तो इनका सिस्टम यहां से इल्ले हो जाएगा। तो अब बचेगा कौन? एक गुंडा बचेगा। तो जब एक गुंडा बचेगा तो ये कौन सा वर्ल्ड कहलाएगा? यूनिपोलर वर्ल्ड कहलाएगा। कौन सा वर्ल्ड कहलाएगा? यूनिपोलर। इसी को आपको आपके सेकंड चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे बाइपोलैरिटी खत्म होती है, यानी दो में से एक मिला मर जाएगा, और यूनिपोलैरिटी आती है, यानी यूएसए अभी भी सही रहेगा। इस चीज को आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यहां पर ध्यान दीजिए कि जब ये पूरा दुनिया टू कहते थे ना कि जैसे दो वर्ल्ड बन गया है, इसको जो बाइपोलैरिटी मैं कह रहा हूं ना, इसी को कह रहा हूं कि ये बाइपोलैरिटी हो गया था। दो चीज को बिलीव करने वाले या तो यूएसएसआर को मानो या तो यूएसए को मानो। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने भारत की। ठीक है, हम क्या बात कर लेते हैं? अपने भारत की। हमारा भारत भाई उस समय अपने से ही जूझ रहा था। ठीक है, आजादी मिली थी, अपने में ही जो है परेशान, अपने में ही सारा सिस्टम परेशान। अब वो ये यूएसएसआर और यूएसए के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। अब भाई एक को सपोर्ट करोगे तो एक दुश्मन बनेगा ना, और एक को सपोर्ट करोगे तो दूसरा दुश्मन बनेगा। तो अभी हम लोग दुश्मन बनाने के कंडीशन में नहीं थे। तो अब देखो पूरी दुनिया आधी आधी बट गई। इसी को कहते हैं बाइपोलैरिटी। पूरी दुनिया या तो यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी या तो यूएसए को सपोर्ट करती थी। लेकिन हमारे भारत पे आते हैं तो पूरे वर्ल्ड में दो सिस्टम बट गया।
एक यूएसएसआर को मानने वाले, एक यूएसए को मानने वाले, एक कम्युनिज्म को बिलीव करते थे, एक कैपिटलिज्म को बिलीव करते थे। टोटल पूरे दुनिया में 5 ऐसे कंट्रीज थी। कितनी कंट्रीज? 5 ऐसी कंट्रीज थी। फटाक से पहले हम पांचों कंट्रीज के आपको नाम बता देते हैं। इंडिया, घाना, इसके बाद आपका इजिप्ट, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया। ये टोटल 5 कंट्रीज ऐसी थीं जो ये सोची कि नहीं यार, हम उस स्थिति में नहीं है कि हम यूएसएसआर को सपोर्ट करें या यूएसए को सपोर्ट करें, क्योंकि एक मिला को करेंगे तो दूसरा का दुश्मन बनेगा। तो ये लोग बुद्धि लगाए और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, नॉन अलाइंग मूवमेंट। नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी कि भैया न हम यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे और न हम यूएसए को सपोर्ट करेंगे, हम अपनी खुद की तीसरी दुनिया बनाएंगे, यानी अपना खुद का तीसरा वर्ल्ड बनाएंगे। दुनिया तो पूरे 2 भाग में बटी थी। पहला वर्ल्ड यूएसए का, मानो भैया कैपिटलिज्म। दूसरा वर्ल्ड आपका किसका? यूएसएसआर का, मानो भैया कम्युनिज्म। और ये तीसरा वर्ल्ड जो निकल करके आया वो नॉन अलाइंग मूवमेंट का आया, जिसमें इंडिया हमारा, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया आए। बोले कि ना भैया ना, हम ना यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे और ना हम यूएसए को सपोर्ट करेंगे, हम जो है अपना अलग धुन में रहेंगे, क्योंकि हमको अभी तुम लोगों के चक्कर में पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी एक मिला खत्म होगा, यूनिपोलर वर्ल्ड बनेगा, यूएसएसआर खत्म होने वाला है। तो आपके चैप्टर का नाम द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। समझ में आया? आपके बुक का नाम कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहां से, मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहां से स्टार्ट होती है? कोल्ड वॉर एरा के खत्म होने के बाद। तो कोल्ड वॉर खत्म होता है 1991 में, उसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी तुम्हारा बुक वाला सिस्टम, यानी द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। पकड़ लिए बात को गुरु? तो यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे, यही फील हम आपको दिलाना चाह रहे थे। अब आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए ढंग से, जल्दी से। तो अब क्या हुआ कि बीच में एक बार 1961 में, कब? 1961 में, कोल्ड वॉर तो चला 1945 से 1991 तक। तो बीच में 1961 में एक ऐसा समय आया जहां पर पूरी दुनिया जान गई थी कि अरे यार आज तो लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 के एकदम करीब जो है सिचुएशन पहुंच गया था, मतलब हो ही जाना था, बस होते होते रह गया समझ लीजिए। नहीं तो बहुत भयंकर उस दिन वर्ल्ड वॉर 3 भी जो है हो जाना था। ये हुआ कब? ये आपका हुआ कहां पर? इधर जिसको बोलते हैं 1961 में, और इसको नाम दिया गया है क्या? क्यूबन क्राइसिस। एक तरीके से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कह लीजिए या क्यूबा क्राइसिस कर लीजिए। इस समय होता क्या है, यूएसए क्या करती है, अपनी एक जो है कैंप बनाती है टर्की में, रसिया के पास, मतलब उधर यूएसएसआर के पास। तो अब बताइए, जब उधर पास में बना दी तो वो तो डर जाएंगे ना कि भाई हमला कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अब ये लोग उससे जाकर के पास में अपना एक कैंप बना दिए, जहां पर वो हो गया कि नहीं भाई वो हमला कर सकते हैं। अच्छा, रशिया क्या की, यूएसएसआर भी अपना एक कैंप बना दी क्यूबा में जो है यूएसए के पास। अब दोनों जो है लोडेड हो गए थे एकदम चौचक तरीके से। क्या हुआ कि कुछ जहाज निकले थे उधर से रसिया के साइड से कि नहीं भाई अब यहाँ से निकलेंगे और उधर जा करके अपना सब तैनात वैनात कर देंगे, ताकि अब हमें मतलब एकदम वॉर वाला सिचुएशन हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस रहे, एक समय ऐसा आया जहां पर दोनों को लगा कि भाई इधर से शिप चल गई हैं, अब उधर से वो लोग सोच रहे थे कि नहीं भाई जैसे हमें लगा कि जहाज निकल गई हैं हम ये मान लेंगे कि नहीं भाई युद्ध का जो है आदेश हो गया है। तो फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग की वजह से सारी चीज़ों को एक तरीके से समझ बूझ करके एक सीन आया कि दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं अभी हमें वॉर जो है अवॉइड करना चाहिए, हमें वर्ल्ड वॉर 3 अपना वॉर वगैरह नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, सिचुएशन बहुत करीब आ गया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो क्यूबा में देखिए आप, यूएसए का जो था वो टर्की में जाकर के इधर समझ लीजिए, और यूएसएसआर का आकर के क्यूबा में। अब ये यहाँ से
कोई भी मिसाइल विसाइल मारता डायरेक्ट यूएसए को मार सकता था, ये इधर से चाहता तो यूएसएसआर को मार सकता था। यहाँ पे ये लोग तैनात थे, इधर से पूरी जहाज वगैरह निकल गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी। एट द पॉइंट एकदम एंड पॉइंट पे आकर के जो है इसको रोक दिया गया, यहाँ पर जो है वॉर अवॉइड हो गया। तो ये एक ऐसा समय आया था जहाँ पर तू पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर थर्ड के एकदम करीब में थी, लेकिन अवॉइड हो गया। तो यही हमारा सिचुएशन है। ये टोटल 1991 तक चलता है। 1991 में रसिया टूट जाएगा, यूएसएसआर टूट जाएगा, 14 का उसका जो यूनियन है वो टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और वहीं से आप देखेंगे द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, यानी कि ये बायपोलैरिटी खत्म हो जाएगी। ये जो वर्ल्ड में दो ताकतें थे उसमें से एक खत्म हो जाएगी, और यही आपके पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड चैप्टर से स्टार्टिंग होना है। तो अब हमको लगता है आपको ये सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो एक बार नीचे लिख दीजिएगा कि हाँ, यहाँ तक बने रहे आप सारी चीज़ों को सुनने के बावजूद भी, और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ से जो एंड हुआ है, अब ये सिरा स्टार्ट करेंगे कहाँ से? आपके पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर द एंड ऑफ बायपोलैरिटी से। तो अब उम्मीद है कि अब आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब आप सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। कैसे एंड ऑफ बायपोलैरिटी से स्टार्ट होता है, आप सारी चीज़ों को आप एक तरीके से पकड़ पाएंगे। तो इसीलिए ये वाला लेक्चर जो है आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था बताना। अब आपसे कोई भी पूछे बताओ गुरु कोल्ड वॉर क्या है, तो आप बता देना कि कोल्ड वॉर एक ऐसा समय था 1945 से लेकर के 1991 के बीच, जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन था, टेंशन वाला माहौल था, और बहुत सारे लफड़ा जो है धीरे धीरे करके यूएसए और यूएसएसआर के बीच में देखने को मिले। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यूएसए जो है कैपिटलिज्म में भरोसा रखता था, और यूएसएसआर जो है वो कम्युनिज्म सोशलिज्म में भरोसा रखता था। अब ये दोनों एक सोसाइटी होने का आइडिया है। जैसे कि अगर हम कैपिटलिज्म में बात करें तो कैपिटलिज्म में ये है कि जितने भी अलग अलग, जैसे मैं हूँ, आप हैं, और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, वो उनकी खुद की संपत्ति होगी, वो अपना कमाएंगे, अपना प्रॉफिट अपने पास रखेंगे, वो किसी से शेयर नहीं करने वाले हैं। लेकिन कम्युनिज्म ऐसा है कि भाई सारे हम भी बराबर, तुम भी बराबर, तो तुम कहें ढेर पैसा, हम कहें कम पैसा, हमको भी बराबर रहना चाहिए ना, तो कुल चीज़ बराबर बराबर समाज में बंटना चाहिए। ये मानना था यूएसएसआर का। तो पॉलिटिकल आइडिया जिसमें ऐसा बिलीफ था जो कि सारे लोग बराबर हैं, तो सारा प्रॉफिट, सारा मनी सबको बंटना चाहिए। लेकिन कैपिटलिज्म में जिसको जितना दम है वो अपना बनाए। तो ये सीन था पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन के पार्ट का। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको ये दो नोट्स के जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। ये दो पेज जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसको आराम से अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स साथ साथ में बनाइए। और यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमें भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कमेंट में कि नहीं यहाँ तक पहुँचे हैं, और लिख करके जाइएगा कि नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, नोट्स आप बनाने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप बिंदास तरीके से जा करके 12th की प्लेलिस्ट को उठाइए और अपने चैप्टरों को धड़ाधड़ खत्म करना स्टार्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। इसके लिए हम ज़्यादा रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे थे कि ये जो गुत्थी आप समझ गए, इसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस में मज़ा आने वाला है। तो मुलाकात होगी आपसे मित्र अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।